गुड इवनिंग मेरे बच्चों. आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू. क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैं सुनाई दे रहा हूँ? आई थिंक द चैट इज enabled फॉर ऑल ऑफ यू. यू कैन पुट योर मैसेजेस. चलो, ग्रेट. Okay, so I hope most of you have cleared your intermediate exam and now you are available for articleship. That is the session for. First of all, congratulations on clearing the exams on such a tough result. देश की बैंड बजी हुई थी. Many people couldn't clear, and if you all have cleared, you are amongst the best. फ्रॉम द बेस्ट. फाउंडेशन भी बेस्ट आते हैं और फाउंडेशन में से इंटर में जो फाइनल में आते हैं वो और बेस्ट होते हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. आप सब लोग अगर अपना कैमरा चालू कर सकते तो बहुत अच्छा रहेगा, सो दैट आई कैन सी जितने सफल बच्चे हैं कहाँ हैं क्या हैं. If it is possible for all of you to switch on your cameras, that will be great to see all the happy faces. Can the cameras be switched on, please, so that then we can get going with the things for what you are here for. Most of your cameras है ऐसा क्या? नहीं. Okay. Congratulations, Aryan. Good to see you. Hi, Piyush. Thank you, sir. Dipanshu, congratulations. Hi, Nidhi. Congrats. Hi, Soumya. Congrats. Chandel साहब को नमस्ते, बधाई हो. Thank you, sir. And this is Mr. K. अभी Mr. K का नाम नहीं पता. कार्तिक वरंदाली. कार्तिक वरंदाली. ओके. हाँ, अरे तेरी शक्ल कितनी बदली हुई लग रही है. बाल वाल कटवा लिए, सब बिल्कुल क्लीन हो गया. हाँ, वही मैं सोचा अभी आर्टिकलशिप के लिए जाना तो कटवाने पड़ेंगे. ईमानदार बनना पड़ेगा. हाँ. हाय आर्ची. Thank you, sir. गुड गुड गुड. अच्छी बात है, अच्छी बात है. और ये आईफोन पे कौन है पता नहीं, नाम तो पता नहीं पर आईफोन लिखा है. ओके. सौम्या सौम्या सब लड़कियां बाल वाल बना के बैठी हैं मस्त. बोले यार सर अब तैयार होके बैठना पड़ेगा. संस्कार जी नमस्ते. म्यूट पे हो आप, म्यूट पे हो. नमस्ते सर. कॉन्ग्रेचुलेशंस मिथिलेश्वरी. कॉन्ग्रेचुलेशंस. तुमको खूब सारे दोस्त छूट गए, कुछ रह गए. कॉन्ग्रेचुलेशन सेजल. थैंक यू सर. इट वॉज वर्थ द हार्ड वर्क. हाँ, जान निकल गई थी कि आखिरी तक आते आते. तो टोटली ग्रुप 2 में तो सर जान ही निकल गई थी सच. आखिरी तक आके थक जाते हैं एक्चुअली. 12-14 दिन बहुत ज्यादा होते हैं यार. 16 दिन लगातार पेपर देना. तो गुड. सो लेट्स गेट बैक टू वर्क नाउ. आपको मेरी जरूरत थी तो मैंने बोला सब बच्चों के कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई नॉट हैव अ सेशन एंड देन पुट इट अक्रॉस कि दिस इज व्हाट आर द डूज एंड द डोंट्स. तो मेरे सेशन का एजेंडा मैंने क्लियर करके रखा था. आर्टिकलशिप, व्हाट टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, ये सारे सवालों के जवाब आपको ढूंढने थे. एम आई करेक्ट? थोड़ा सा एज यूजुअल जैसी क्लास लेता हूँ वैसे यू हैव टू बी इंटरेक्टिव विथ मी. लगातार बोलते रहना पड़ेगा आपको. यस सर. हाँ, तो वो सारे सवालों के जवाब मेरे कुछ एजेंडा पे थे. हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू ड्राफ्ट अ सीवी, व्हाट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, व्हिच सिटी इज बेटर, हाउ टू अप्रोच फॉर आर्टिकलशिप, विच डिपार्टमेंट एंड प्लानिंग फॉर सीए फाइनल स्टडीज. ये मेरा एजेंडा है आज का. ठीक है, तो मैं आप लोगों से इस पे बात कर लेता हूँ. कोशिश करूंगा कि काफी सारी चीजों को कवर कर सकूं. अब तुम में से कोई मुझसे अगर ये बोले कि आप तो बस आर्टिकलशिप दिलवा दो, तो नहीं. पाटीदार जी, मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं दे दूंगा आपको, चिंता मत करो. ये अभी रिकॉर्डिंग लेने का शौक अभी तक गया नहीं है. हाय सिद्धि. अरे दिखी नहीं मेरे को. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा, कैसी हो? अच्छे सर. कुछ मित्रों को छोड़ना पड़ा रास्ते में है ना, उनको वापस यस पढ़ना सर. पड़ेगा. हम्म, हाँ, ये कुछ कर नहीं सकते अपन. दिस इज लाइक द आयरनी ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, कांट हेल्प.
सर बहुत ज्यादा छूट गए। हाँ वो होता है, वो मुझसे बेहतर कौन समझेगा, मैं तो हर बार बेचारे कुछ बच्चे पास होते कुछ नहीं होते, वो देख के दुख तो होता ही है. एंड हियर कम्स द डिफिकल्टी आस्किंग क्वीन. ऑल ऑफ यू कैन गैस द नेम. जो बहुत ज्यादा सवाल पूछती थी मुझसे, फाइनली वो भी बहुत ग्रुप क्लियर हो गई. शर्मा मैडम. रितु शर्मा मैडम नमस्ते. बहुत सवाल पूछती थी मेरे से, फाउंडेशन से पीछा नहीं छोड़ा इसने मेरा. हम्म, अभी म्यूट पर है. हम्म, चलो गुड. तो एजेंडा वाइज क्वेश्चंस लेते चलें, फिर आप लोगों का एक ओपन फायर कर लेंगे. क्या बोलते हो? यस सर। है ना? यस सर। अच्छा, आयुष अग्रवाल मई 23 बैच का है और बोल रहा है आई एम वेटिंग फॉर योर सेशन सिंस मई 23 रिलेटेड टू हाउ टू स्टडी फॉर फाइनल. इनने 6 महीने पढ़ाई नहीं करी, मेरे से वेट करते. वाह वाह. हाय हाय. आई लव द वे यू लाई आयुष. चलो ठीक है, मैं कोशिश करके वो भी बता देता हूँ आपको जितना मैं बता सकता हूँ. ओके. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट सर, हाउ टू अप्लाई. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर अगर मैं इस एजेंडा, मैं एजेंडा सामने रख लेता हूँ बार बार, वो फिर मिस नहीं होगा मेरे से कोई भी क्वेश्चन. हाँ सर, अप्लाई कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको अप्लाई करना और विच सिटी इज बेटर, ये दो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। ओके. तो कितने बच्चे यस सर। आज की तारीख में अभी यहाँ पर ऐसे हैं कि सर हमको बाहर शहर में जाने का मन है? तो आपको हैंड रेस करना पड़ेगा, तो मुझे पता चलेगा आउट ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ आउट ऑफ 50-60 ऑट पीपल, हाउ मेनी इफ यू वांट टू ट्रैवल आउटसाइड इंदौर. तो मेरे को टोटल काउंट मिल जाएगी, तो मेरे को एक आइडिया लग जाएगा कितने हैंड रेज हुए. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 हो गए. 23. ओके. तो ठीक है. So 23 people want to travel. Okay. So traveling का basic purpose, if I am not wrong, sir, better exposure. हम कुछ और सीखेंगे, हमको आगे काम करने को मिलेगा, and you will get better opportunities. बराबर? ठीक है. So because of this, how to apply? तो first of all, the way is to apply through an email. Now email में when you go, so you need to put up a proper CV, and then with a proper CV you need to have a covering letter also. The mail body has to be very correct, and what to write in a CV. तो ये सब interrelated questions हैं. पहले बाहर वाले शहर जाने का, वट एवर ऑल यू वॉन्ट टू हैव द बेनिफिट, आई विल टेल यू. नंबर वन, इफ यू गो टू अ बिगर सिटी लाइक अ पुणे और अ मुंबई और अ दिल्ली और अ बैंगलोर, सो द काइंड ऑफ कंपनीज यू ऑडिट, the kind of clients which you audit will be bigger than what you are auditing in Indore. But moment I say this, I can tell you I have done my articleship in Indore, and the sole purpose of doing my articleship in Indore was that I really don't wanted to struggle for basics of my life in a bigger city. वो टैग लेने के लिए बहुत अच्छा रहता है कि हमको बिगर सिटी में जाना है, बिगर सिटी में जाना है, बट वो टैग आता है एक चैलेंज के साथ है. आपके कपड़े धुलने से लेके, आपका खाना अरेंज करने से लेके, जिस दिन आप खाली बैठे हो और आपको एकांत, वो क्या होता है ना, अकेलापन न लगे, उन सब चीजों को हैंडल करते हुए चलना पड़ेगा. सो प्लीज मेक श्योर इफ यू आर प्लानिंग टू मूव आउट ऑफ योर होम टाउन, फॉर एग्जाम्पल anywhere, those people who have come for tuitions to Nata Academy during their intermediate preparation days, so they already have a habit of living in a hostel. पर यस सर। तो जो लोग हॉस्टल में रहने यस के सर। आदी हैं, तो उनको ये है कि अब हम दूसरे शहर के हॉस्टल में चले जाएंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है. सो दैट इज वन. और जो लोग अपने इंदौर शहर के ही हैं और वो इंदौर से पहली बार निकलेंगे, तो उनके चैलेंजेस थोड़े ज्यादा होंगे, वो लर्निंग का उनका बड़ा आएगा. So you have to first of all understand few things. Yes, the exposure will be good, but you will have challenges beyond your studies. Timings will be higher. You will be asked to work more. And anyways, if you're in a bigger city and you don't have much to do, so about why not work better rather than doing something else? So Bombay, Pune, Bangalore. Bombay, Pune is very good for Madhya Pradesh people because it's nearby. It's an overnight train available. Buses are available and flying between Mumbai, Pune.
पीपल गेट स्केयर्ड टू गो टू दिल्ली विच दे शुड नॉट, एंड लड़कियों को अपने मम्मी पापा को बताना पड़ेगा कि दिल्ली इतनी बेकार नहीं है जितनी मीडिया ने बना रखी है। हाँ, पोल्यूशन का मैं कुछ कर नहीं सकता, एयर क्वालिटी का मैं कुछ कर नहीं सकता, वो वैसा ही है वहां पर, वो एक्सटर्नलिटी है जिसको आप सबको बियर करना पड़ेगा, बराबर। सो दैट्स वन थिंग। सो मुंबई, दिल्ली, पुणे। अब आपका अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा, हाँ हाँ ये तो हमको पता है, आप फर्म्स कौन कौन सी कहाँ अप्लाई करना वो भी बताओ आप हमको, वो भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अच्छा, अमाउंट और कॉस्टिंग की बात करूं तो आप जिस भी शहर में जाओगे तो वहाँ स्टाइपेंड्स आपको ज्यादा मिलेंगे, मिनिमम लेवल से 5 से 10 हजार 15 हजार तक जाएंगे। बिग फोर्स का स्टाइपेंड सबसे ज्यादा होता है, बट बिग फोर का स्टाइपेंड लेने के लिए आपको बिग फोर में आर्टिकलशिप लेनी पड़ेगी, और आर्टिकलशिप लेने के लिए बिग फोर में यू हैव टू अप्लाई टू देयर करियर्स वेबसाइट। मैं उनसे बात कर रहा हूं कि क्या आपको मैं बल्क सीवीज एक साथ भेज दूं, तो क्या आप उनके इंटरव्यूज करोगे। सो आई एम येट टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम देम, एंड द रिस्पॉन्स ऑफ हायरिंग न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज ऑलवेज फास्टर देन हायरिंग आर्टिकल्स। और अब क्या होने लगा, दोनों रिजल्ट सेम टाइम पर आ गए। तो अभी सीए की भी हायरिंग चल रही है और आर्टिकल्स की भी हायरिंग चल रही है वहां पर। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि द चांसेस ऑफ गेटिंग इन टू बिग फोर is it the chances of getting in big four is not tough, but the number of vacancies are very less. See, employees can be hired more, but articles are decided by the years of your practice. कौन सा सीए कितने साल प्रैक्टिस में है, मैक्सिमम वो सीए अपने अंदर 6 आर्टिकल रख सकता है, तो वो भी जब 10-15 साल की प्रैक्टिस हो जाए उसकी तब। सो द प्रॉब्लम इज अनलेस द पार्टनर हैज द वेकेंसी और द बैंडविड्थ। और होता क्या है, जितने भी जान पहचान वाले क्लाइंट, सीईओ, सीएफओ, वो सब जो रहते हैं, तो वो जितने क्लाइंट्स और वो जो बॉम्बे पुणे वाले जो लोकल लोग होते हैं वो ज्यादा आर्टिकलशिप में प्रेफर किए जाते हैं, बिकॉज यू ऑल विल टेक लीव्स फॉर बीकॉम एग्जाम्स, यू ऑल वुड ट्राई टू ट्रैवल होम। वो फिर लोकल रेसिडेंट आर्टिकल्स के साथ इतना चैलेंज नहीं होता है। सो दीज आर फ्यू बारीक बारीक पॉइंट्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ओनली बिग फोर शुड नॉट बी द ऑप्शन। बिग फोर के अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी फर्म्स हैं, ओके। मैं उनके कुछ के नाम लूं, आप नोट करना चाहोगे? आर यू देयर विथ योर नोट पैड्स? गिव मी a Yes, yes or sir. no. Yes, sir. Give me a hand raise if all of you are there with the notepad. Somebody needs to go and grab. So go and grab a notepad of yours. It's okay. Yeah, if there is a notepad. So let me tell you Mumbai based firms first. I'll also come to Indore based firms also. Because I can tell you one thing, I did my articleship from Indore. And I didn't wanted to give up the comfort of being at home. घर आओ, खाना तैयार है, कपड़े तैयार है, तो सिर्फ पढ़ना है और अपने ऑफिस जाना है। And then that homesickness was not a problem. And let me tell you, Indore is equally promising now. इंदौर की भी टॉप सीए फर्म्स के मैं 5-7-10 के नाम आपको बताऊंगा, वो आप जरूर जरूर ज्वाइन करने की कोशिश करो, वहां जाओ, इंटरव्यू जरूर दो। हाँ, मेरी कोई भी लिस्ट, चाहे वो बॉम्बे की हो, पूना की हो, इंदौर की हो, प्लीज डोंट कंसिडर दैट एज अ बाइब्लिकल थिंग। बाइब्लिकल थिंग का मतलब सिर्फ इधर ही ट्राई करना है ऐसा नहीं है। आपके पहचान में, आपके रिलेटिव्स में, आपके पापा के पहचान में भी कई लोग होंगे who are there to help you out. So ऐसा नहीं है, प्लीज ये मत सोचना कभी भी कि जो मैंने लिस्ट बोली है वो ही सही है। आई एम जस्ट गिविंग अ सजेस्टिव लिस्ट। क्या बोलते हैं ना, इंक्लूसिव है ये, एग्जॉस्टिव नहीं है। अब तो ये सब जल्दी जल्दी समझ में आ रहे होंगे ना सब सीए फाइनल वालों को तो। ओके, so the first thing is if you go to Mumbai beyond the big four, you have somebody called Bansi Mehta. कोई एक आध जना यस बोलते चले तो मैं आगे बढ़ूंगा फिर। Yes, sir. चलो सेजल को ये जिम्मेदारी दे देते, सेजल यस बोलती जाएगी तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बंसी मेहता, ये टैक्सेशन के एक्सपर्ट्स हैं, ओके। तो आप में से किसी को भी टैक्सेशन का बहुत शौक हो तो ये बता दो, रिलायंस का टैक्सेशन बंसी मेहता एंड कंपनी देखती है। तो अगर आपको टैक्सेशन का बहुत शौक है तो उधर जाने का। इसके बाद आप आ जाओ खिमजी कुंवर जी एंड कंपनी, KHIMJ, खिमजी कुंवर जी एंड कंपनी। इसके बाद आती है चतुर्वेदी एंड शाह, ठीक है, चतुर्वेदी एंड शाह हो गई। उसके बाद आ गया आपका चतुर्वेदी एंड शाह हो गई, हाँ, महाजन एंड आइबरा, महाजन एंड Mahajan आइबरा, and आइबरा, AIBARA, महाजन एंड आइबरा हो गई। इसके बाद चौकसी एंड चौकसी,
रिपीट करना। चॉक्सी एंड चॉक्सी बेटा। ओके, चॉक्सी एंड चॉक्सी हो गई। उसके बाद साहनी नटराजन एंड बहल, SNB, साहनी नटराजन बहल। Then you have Sharp and Tannen, SHARP and TANNAN, Sharp and Tannen। क्रॉम्पटन ग्रीव्स वगैरह का ऑडिट करते थे ये एक टाइम पर, तो वेरी गुड फर्म। इनकी क्या इंस्टाग्राम रील नहीं बनती है बस, तो इसलिए आप लोग को लगता है ये तो कुछ होता ही नहीं है ऐसा। और एक कपाड़िया एंड कंपनी करके, बहुत सारी कपाड़ियां पर एक कपाड़िया बहुत अच्छी है उसके अंदर। हाँ, एक है डी शॉ, डी फॉर दीपक, पर वो दीपक नहीं है, वो कुछ और है। डी शॉ, SHAW, डी शॉ एंड कंपनी। ये हो गई मुंबई, ठीक है। मुंबई में और भी बहुत सारी है, पर जैसे मेरे को जो मेरे हैंडी और मेरे को रिकॉल हो रही थी। वंस अगेन, नो बाइफर्केशन, नो रैंकिंग्स, नथिंग, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। हाँ, NA शाह, विवेक करेक्ट। आप लोग के दिमाग में कुछ आ रहा हो तो प्लीज चैट में जरूर डाल दीजिएगा, मैं सब लोगों के बेनिफिट का हो जाएगा। अपन आज मिले इसलिए कि एक दूसरे की हेल्प कर सकें। हाँ ध्रुव, वो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्रुवा एडवाइजर्स का। ध्रुवा एडवाइजर्स के हिसाब से मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्रुवा एडवाइजर्स अगेन दे विल बी इनटू डायरेक्ट टैक्सेशन ओनली। अब मैं आपको ये भी अभी आई टेल यू दैट सिर्फ टैक्स करना है या सिर्फ ऑडिट करना है, हमारी ये फाइनल प्रेपरेशन कैसे चले उसके लिए भी बात करते हैं। रुक जाओ, तो पहले मेरे को नाम सिटी वाइज कंप्लीट करने दो, बिकॉज ये सबसे बड़ी नीड थी बच्चों की। ये एक तो हो गया बॉम्बे, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ सेकंड अपना पुणे। अरे आर्यन, शांति, एग्जाम भाई, ये फाइनलिस्ट होके भी नहीं सुधरे अभी तक। सर क्या ही फर्क पड़ा हमारे अंदर, हम वैसे ही हैं। हाँ सर एक दिन का तो फर्क था जी, क्या था आर्यन? मतलब ज्यादा फर्क था, एक महीना मान लो, रिजल्ट आया तो बस हाँ बस एक दिन रिजल्ट के आया बाद सर, मानसिक रूप से तो हम एक बच्चे दिन ही हैं का अभी हो भी, गया। है ना। हम तो बच्चे ही हैं अभी भी। नो वरीज। हाँ, ये एक आपको बिग फोर तो पता है, बिग फोर के बाद बिग फाइव और बिग सिक्स पता है कि नहीं आप लोगों को? बिग फाइव इज BDO एंड देन जीटी। ग्रैंड थॉर्टन, GT। अच्छा, इसके बाद अब आप आ जाओ पूना। तो पुणे में आ जाओगे, पुणे आने का एक फायदा क्या रहता है कि वहाँ का कल्चर और वहाँ की जो एनवायरनमेंट और मौसम है ना, वो काफी हद तक इंदौर से मिलता जुलता रहता है। तो इंदौरी बच्चों को बड़ा फायदा होता है, जो मालवा एरिया के बच्चे होते हैं ना, सो दे फील एट होम इन पुणे। So that's one good logic of going to Pune, and Pune has an industrial area, and it is quieter and less complicated than Mumbai. So you get some time to yourself rather than Mumbai. And जो बच्चा पहली बार मुंबई गया नहीं है ना, उसका मुंबई जाने का एक्सपीरियंस ही अलग होता है वहां जाने का। वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ये भी बता दूं मैं आपको। ओके, सो मुंबई, इफ यू गो टू पुणे, देयर इज समथिंग कॉल्ड कीर्तने पंडित। Yes, sir. सेकंड इज PG भागवत। JCSS। JCSS लिखा। गुरु एंड जना, गुरु एंड जना की भी है फर्म ब्रांच शायद पुणे में। हाँ, और एक फर्म है SKP। SKP इज SK पारिक, वो भी बहुत अच्छी फर्म है, वो भी बहुत बड़ी हो गई है अभी फर्म। These are Pune names suggested from my side. Anybody wants to add some names from Pune for Pune, beta?
सो आई कैन, मेरे को रिकॉल हो जाएंगे तो मैं बता पाऊंगा कि हाँ ये है। और सर SRB। SRB क्या है फुल फॉर्म बेटा SRB का? अरे SRB वाला कहाँ गया? सर SR बाटली बॉय एंड कंपनी अंकुश LLC। पुरोहित, SR बाटली बॉय कुछ और नहीं है, वो EY ही है। चलो मैं भी ये भी बता दूं आपको, इंडियन नेम्स क्या क्या हैं इन फर्म्स के, ये बताना पड़ेगा शायद, मुझे लगता है पेन उठानी पड़ेगी मुझे। मैं सोच रहा था आज बिना मेहनत करे पढ़ा दूंगा, सिर्फ बोल दूंगा, पर नहीं, यहाँ जनता बोले पढ़वाओ। आपको इंडियन नेम्स पता है? आपको ये, अब आप ऑडिट पास कर चुके हो मेरे बच्चों, यू नो दैट समबडी कैन नॉट साइन एज अ फॉरेन एंटिटी, कैन नॉट साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन इंडिया, ये पता है कि नहीं? सर अब हमारा पास हो गया, अब आप हमसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते, सो यू आर नॉट अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चंस, और अब आप धमका भी नहीं सकते कि एग्जाम में आ जाएगा तो क्या ही कर लोगे तुम। सी हाउ थिंग्स चेंज नाउअडेज, है ना, विद इन अ स्पैन ऑफ। करेक्ट विवेक, वी आर कमिंग टू दैट। मैं आपके सारे क्वेश्चंस रख रहा हूं साथ में, ओके। सो फर्स्ट थिंग, KPMG in India signs in the name of BSR and company, which is called Bharat S. Raut. ये पहला, ठीक है। PwC signs in the name of Lovelock. नाम तो देखो सर, Lovelock and Lewis। तो आप उसके बैलेंस शीट में जो साइन देखोगे ना ऑडिटर का, वो लवलॉक एंड लुइस के नाम से आएगा, PwC के नाम से नहीं आएगा। EY signs with SR Bartley Boy and Company, okay, and then PwC. Now Deloitte is one where they get that particular name also, but it comes with the name of Deloitte Haskins and Sells. Clear? एनी डाउट्स ऑन दिस? तो अब आप ध्यान देना कि आपको अगर इधर से आर्टिकलशिप आ रही है तो आपको बिग फोर से आर्टिकलशिप की रिक्वायरमेंट आ रही है, ओके। पूना में और क्या बचा मेरे को बताने के लिए? एक मिनट, मैं नाम सर्च कर रहा था, एक सेकंड, वो जस्ट गिव मी अ सेक। मेरे पास चैट में नाम थे मेरे दोस्त की तरफ से भेजे हुए, मैंने आज उसको पूछा कौन कौन सी बेस्ट फर्म से, बता भाई। जस्ट अ सेकंड, आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग इस चैट सो दैट आई कैन गिव यू द नेम्स। कुछ एक दो नाम और बढ़ जाएंगे पूना के आपके लिए। अभी नहीं मिल रहा है मेरे को, कुछ याद आ जाएंगे तो याद आ जाएगी। ठीक है, आई ऐड वन यू, इन द मीनवाइल मैं एक और बंदे से नाम पूछता हूँ। हाँ, अब अपन ये आ गए, पूना पे आ गए। हाँ, दिल्ली आ जाऊं? दिल्ली के कुछ इंटरेस्टेड हैं कैंडिडेट? हाँ, अरे ये टॉप 50 नबील जी, ये कहाँ से और कितनी वैलिड है ये नहीं मालूम है मुझे, ये तो डाउनलोड होने के लिए तो थी, तो फिर मेरे सेशन की क्या जरूरत थी? एक मिनट, वो टॉप 50 में फिर वापस जाके मेहनत करना पड़ेगी मेरे भाई। Just a sec. Nabil has shared a particular file. Okay, just let us see if it downloads and then
List of top 50 firms. Already download. Okay. So Delhi, the moment you come, Delhi you have some. अच्छा, इंडिया लेवल पर एक और है, मजार्स. सॉरी मैं भूल गया. मजार्स और प्रोटिविटी, और एक आपको अल्वारेज एंड मार्शल भी मिलेगी. बराबर, अल्वारेज मार्शल मिलेगी. आरएसएम मर्ज हो गई है. अगर आरएसएम इंडिविजुअली है तो अच्छी बात है. आरएसएम इज ऑल्सो वेरी रेप्यूटेड फर्म. रतन एस मामा एंड कंपनी. ओके भाई, अब ये टॉप 50 में आपको जब नाम पहले 6 तो वही हैं बिग फोर्स के. उसके बाद हाँ, लोडा एंड कंपनी. ओके, तो लिस्ट आप सबके पास भी आ गई. शेयर करिए इसने. मैं अभी आप लोगों से भी शेयर कर लूंगा, मतलब ये रिकॉर्डिंग और ये लिस्ट भी आप लोगों को ग्रुप पे भेज दूंगा. ठीक है. अच्छा, अब मैं एक बात बता दूं. प्रोटिविटी इज इंटरनल ऑडिट स्पेशलिस्ट. माजार्स भी और ध्रुवा एडवाइजर्स डीटी के स्पेशलिस्ट हैं. जैसे आपने पूछ रहे थे मुझसे, ध्रुवा एडवाइजर्स वो डीटी के स्पेशलिस्ट हैं, डायरेक्ट टैक्स. तो अब सवाल घूम के ही आएगा. पहले अपन शहर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आता हूं कि कौन सी फर्म में क्या है, व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन. ओके, एंड देन ड्राफ्टिंग सीवी, हाउ टू अप्लाई. मैंने उसके कुछ फॉर्मेट्स भी डिजाइन करके रखे हैं आप लोगों के लिए, विच यू कैन यूज. सबसे पहला, दिल्ली में आ जाइए तो सबसे पहले एसएस कोठारी. देन यू हैव टीआर चड्ढा. Then you have Nangia and Associates. Ramanand Iyer and Company. PKF and Company. PKF Sridhar and Santhanam. हाँ, PKF Sridhar and Santhanam. PKF श्रीधर एंड संथानम, ये फर्म्स हैं. ये आपको बॉम्बे में भी मिलेंगे, दिल्ली में भी मिलेंगे. ऋतुजा, पुणे के लिए जैसा मैंने बताया आपको, कीर्तने पंडित बहुत अच्छी फर्म है वहां पे. एसकेपी बहुत अच्छी फर्म है, उनके अंदर सारे डिविजन हैं. ओके, सो पुणे, दिल्ली एज वेल एज मुंबई डन. अच्छा, अब अहमदाबाद और जयपुर भी पहुंच गए. अरे यार, मेरे को इतना तो नहीं पता अहमदाबाद जयपुर का. बड़े शहरों का पता था मुझे. ओके, बैंगलोर में JCSS करके एक कंपनी है. JCSS. ओके, तो JCSS बहुत अच्छी है. एंड अहमदाबाद की बेटा मेरे को ढूंढना पड़ेगी यार, मिथिलेश्वरी. आई रियली कांट कमेंट, मतलब मैं गलत बोलना नहीं चाहूंगा. और जयपुर की भी मतलब ये मेरे को थोड़ा देखना पड़ेंगे, बिकॉज छोटे शहर है. ये सब जो मैंने नाम बताए बहुत फेमस नाम है सारे के सारे, इसलिए मैंने बोला मैं एक लिंक में आपको बता दूं. ओके, सो ऑल दीज फर्म्स. नाउ usually what happens in any of the firm, please understand. Okay, so then this is now going to be the answer to your question that sir, which line of service I should apply for. Okay, typically a CA firm basically does mainly two types of work. हाँ, okay, so let me first then okay, इंदौर फर्म्स ले लूं पहले, फिर चलूं उस पे, तो सिटी वाइज फर्म्स कवर हो जाएंगे. यस सर. ठीक है, इंदौर फर्म्स भी ले लेते हैं अपन पहले. हाँ, फिर वो बाद में पूरा एक साथ हो जाएगा अपना. करेक्ट, सो आई विल टेक इट लेटर. क्या है, ये वाले लेक्चर्स ज्यादा लेते नहीं है तो याद ही नहीं रहता कब क्या बोलना है. क्लास तो याद रहती है कि व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, ये 6 महीने में एक बार होता है. इन मिस्टर IG एवेंजर, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, बट नॉट ओनली वन फॉर बैंगलोर. वो रामानंद अय्यर भी बैंगलोर में है. 4 बिग 6 भी है. अल्वारेज मार्शल भी है. ध्रुवा एडवाइजर्स भी है.
सब है उधर। ऋतुजा, पुणे फर्म्स के नाम बोले ना मैंने, पीजी भागवत, आपका एसकेपी बोली मैंने, कीर्तने पंडित बोली, बोला तो सही। ये लो, आपको भेज दिया नाम बहुत सारों ने, सब पीपल आर नोटिंग नाउ। ओके, तो अब इंदौर बेस्ड फर्म्स की बात करता हूँ मैं। इंदौर में मैंने आर्टिकलशिप करी है, और मैंने इंदौर में जहाँ आर्टिकलशिप करी है वो एक बहुत सिंपल सी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। आज भी बहुत अच्छे से काम होता है। इट्स अ सोल प्रोप्राइटर फर्म, हाँ ये बता दूं मैं आपको। और वो बहुत फेमस भी नहीं है जो आप लोगों की लिस्ट में आए, but it's my duty to tell you I did articleship from HC Gupta and Company. It's a very simple small firm, but the training is very good. अगर आप लोग को अच्छे से काम सीखना हो तो वो भी एक ऑप्शन है। बाकी इंदौर के कुछ फेमस नाम, इंदौर के फेमस नाम, कोई रैंकिंग नहीं, कोई हायरार्की नहीं, बिकॉज सब अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट्स हैं। एक आपको नाम आएगा MCS, महेश सी सोलंकी एंड फर्म। मैंने प्रज्ञा स्मॉल फर्म से आर्टिकलशिप करी है। आई हैव नेवर बीन टू बिग फोर टिल माई CA वॉज कंप्लीट। मैं उन पॉइंट्स पे आ रहा हूँ आखिरी में। पहले मैं आपकी उत्सुकता शांत कर दूं सारी चीजों के, फिर मैं अगले 10-15 मिनट बाद वो बातें करूंगा जो आपसे बिल्कुल 1-on-1 फ्री क्वेश्चंस जो आपको मेरे से पूछने, वो आपको मैं बताऊंगा कि बड़ी फर्म छोटी फर्म में कहाँ क्या होता है। लेट मी जस्ट गिव दिस ऑल। हमें AF फर्ग्यूसन में था, FC फर्ग्यूसन नहीं, वो तो फुटबॉल क्लब है मेरे भाई। AF फर्ग्यूसन था, और AF फर्ग्यूसन में मैंने जाके जॉब करी थी जो डिलॉइट का पार्ट है। ओके, Maisi Solanki and Company, a very well-known firm in Indore. Then you have someone called a very senior firm called M. Mehta and Company. You have a firm called Fadnis and Gupte. गुप्ता नहीं है वो, गुप्ते है, ध्यान रखना। ओके, फडनिस एंड गुप्ते। हमारे इंदौर के जो पास्ट प्रेसिडेंट हैं मनोज फडनिस सर, ये उनकी फर्म है। सो ही हिमसेल्फ वर्क्स देयर। देन यू हैव आपका विनोद रूनवाल एंड कंपनी। विनोद सर नाटा सर के इनिशियल स्टूडेंट्स में से हैं, और इनका बेटा भी अब CA बन चुका है। ठीक है, विनोद रूनवाल एंड कंपनी। इसके बाद आती है CH पाडलिया। फिर एक आती है अनिल कमल गर्ग। फिर एक आती है आपकी अरविंद चावला एंड कंपनी। SN गोयल। SN गोयल साहब के दोनों बेटे प्रखर और प्रणव, दोनों अपने स्टूडेंट्स रह चुके हैं, दोनों अब CA हैं। मतलब वो फादर एंड बोथ द सन्स, 3 of them are chartered accountants running the firm, very nicely managed and very done nice firm. इसके बाद आपको सिकासा के जो चेयरमैन मिलेंगे आनंद जैन जी, उनकी भी फर्म मिलेगी, आनंद जैन एंड कंपनी। इसके बाद एक अभिषेक परवाल एंड कंपनी है, यहाँ पे भी बच्चे जाते हैं। हाँ, एक आशीष गोयल सर के फादर हैं अपने राजेंद्र गोयल जी, उनकी भी फर्म है, राजेंद्र गोयल एंड कंपनी। एंड देन आपने, रोहित सर ने आपको पढ़ाया था क्या? रोहित खंडेलवाल सर ने अपने टीम में है, अपने एकेडमी में, आपको पता है ना? रोहित सर भी पढ़ाते हैं। पढ़ाया नहीं पड़ा था। हाँ, आपने को पढ़ाया नहीं, पर रोहित सर जानते हो ना आप? हाँ, यस ग्रुप 2 वाले बच्चों को पढ़ाया है उन्होंने। हाँ, ग्रुप 2 के बच्चों को पढ़ाते हो। फिर एक हमारे रोहित सर हैं, तो रोहित सर की जो फर्म है जिसमें नीलेश भैया हैं, स्पार्क एंड कंपनी, स्पार्क एंड एसोसिएट्स है। हाँ, इसके बाद एक उदेश दासानी जी हैं, उसमें मेरा दोस्त है अभिषेक महेश्वरी, उदेश दासानी एंड कंपनी, उनके पास हॉस्पिटल्स के ऑडिट हैं। देन यू हैव OP तोतला एंड कंपनी। असीम सर ने जहां से आर्टिकलशिप करी थी, नरेंद्र बड़जातिया एंड कंपनी। फिर इसके बाद एक GJ शाह एंड कंपनी है, यहाँ पर घनश्याम भाई शाह और उनके दोनों बच्चे हैं, अपना पंकज शाह एंड जयेश शाह। एंड देन यू हैव
अरोरा बंटिया, तुलसियान, एबीटी, ये अपोलो सर्कल जो है ना, अपोलो स्क्वायर अपना जहाँ पर जंजीर वाला चौराहा, वहां पर है ये फर्म। तो ये इतनी सारी फर्म्स इंदौर में भी, और इंदौर में बहुत सारी फर्म्स हैं इसके अलावा भी, मतलब मैं आपको सिर्फ कुछ नाम बताए हैं। देन यू हैव कपल ऑफ बिल्डिंग्स जहाँ पे सिर्फ सीए ही सीए हैं, मैं उन बिल्डिंग्स के नाम बता देता हूँ। एक बिल्डिंग का नाम है मानस भवन। ये मानस भवन कहाँ है सर? मधुमिलन टॉकीज से जब आप इधर आरएनटी मार्ग पे आते हो सेंट्रल मॉल के लिए, तो पहले आपको वो मिलता है, एक श्रीमाया होटल, श्रीमाया होटल के बाद चेतक सेंटर, चेतक सेंटर के बाद एक बिल्डिंग आती है मानस भवन। और मानस भवन दो है, एक मानस भवन है और एक मानस भवन एक्सटेंशन है। दिस इज डोमिनेटेड बाय सीएस, सीएस एंड डॉक्टर्स, मतलब वो प्रोफेशनल्स के चैम्बर हैं। एक तो ये हो गया आपको। फिर आपको एक छावनी में जो वो लक्ष्मी नारायण दूध वाले की दुकान है ना, ये दीपक सर को दूध खाना पीना ही याद आता है। मतलब अगर आप मथुरा वाला से आ रहे हो तो दूध वाले से राइट लेना है, और अगर आप मधुमिलन से जा रहे हो तो दूध वाले से लेफ्ट लेना है। तो उस जो गली में आप जाते हो तो वहां पर वो आप जावरा कंपाउंड की तरफ जा रहे हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वैभव चेम्बर्स या चार्टर्ड चेम्बर्स बोलते हैं उनको, छावनी में। वहां पे भी बहुत सारी कंपनियां हैं। हाँ, एक दो और मैं आपको बताता हूँ, एक श्याम भाटिया एंड कंपनी भी है। और कौन सा था? हाँ, ये आनंद जैन जी की उधर है, फॉर्चून एम्बियंस है ना अपना, सूर्या होटल के पास में जो बिल्डिंग बनी जहाँ पे योई तोकी करके कैफे है, उसके ऊपर सूर्या होटल के ठीक लगोला कॉर्नर वाली बिल्डिंग है ये पूरी, जहाँ से बसेस वसेस फ्लाई होती है ना हंस की, उस एरिया में। तो ये इंदौर की फर्म्स हो गई। छावनी में मैंने वैभव एंड चार्टर्ड चेम्बर्स, दो नाम है उन बिल्डिंगों के, वैभव चेम्बर्स एंड चार्टर्ड चेम्बर्स। Okay, so these things to be kept in mind. I think Indore list is now big enough for you to apply. मैंने तो दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नाम बता दिए, यहाँ पर तो बहुत सारी जगह पे जाके आप ट्राई कर सकते हो। अब आप सब जब जाते हो ना, तो किसी भी सीए फर्म में जब काम होता है उसको समझिए आप कैसे होता है, व्हाट बेसिकली सीए फर्म डज। किसी भी सीए फर्म के अंदर आप देखोगे, अगर सोल प्रोप्राइटर फर्म है तो भी काम की बेसिकली दो बाइफर्केशंस होते हैं। नंबर वन, ऑडिट एंड टैक्स एडवाइस। ओके, ऑडिट के अंदर दो कैटेगरी तीन बन जाती है। एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक आया आपका इंटरनल ऑडिट, उसके बाद आया आपका कॉन्करेंट ऑडिट। ओके, अच्छा ये कोई बहुत मेहनती बच्चा है हमारे साथ, तिलक पाटीदार जी पूरी मदद कर रहे हैं आपकी, वो साथ में चैट के, यू कैन सेव दैट। सो स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड कॉन्करेंट ऑडिट, इन दोनों तीनों का डिफरेंस मुझे पढ़ाना पड़ेगा या आसिम सर ने पढ़ा दिया था? सर अब हम पास हो गए, मजे मत लो हमारे प्लीज। सर कॉन्करेंट का बता दो। कॉन्करेंट बेटा जैसे जैसे कॉन्करेंट मतलब लगातार जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, हाथों हाथ आप उन ट्रांजेक्शन को चेक करते रहते हो। सो कॉन्करेंट ऑडिट बेसिकली बैंक्स में होता है। ओके, इंटरनल ऑडिट इज एन ऑडिट बाय द मैनेजमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, द स्कोप ऑफ वर्क मैनेजमेंट के साथ डिसाइड होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में दो ऑडिट करने को मिलते हैं आपको, एक तो टैक्स ऑडिट होता है और दूसरा होता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, बराबर। सो द काइंड ऑफ ऑडिट्स विच यू विल गेट टू डू, इंटरनल ऑडिट का स्कोप इज बाय मैनेजमेंट, और अगर आपके साथ कोई ट्रस्ट है तो अंडर द ट्रस्ट एक्ट आ जाएगा वो, या एज द केस में भी जैसी जैसी अलग अलग फर्म्स हैं। तो यहाँ पे ये काम करने को था। जब आप टैक्स एडवाइस में जाते हो बच्चों, I'll change the color so that it's bifurcated. So there is something called direct tax advice and then indirect tax. Indirect tax में it is about GST
एंड अगर क्लाइंट कस्टम्स में, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है तो फिर कस्टम्स. ओके. डायरेक्ट टैक्स में यू गॉट इंडिविजुअल एडवाइस, TDS, TCS and tax planning for individuals and corporate return filing. ओके. तो ये ऑडिट और टैक्स एडवाइस बेसिकली दो जोन होते हैं जिसमें हमारी सी ऑफिस काम करती है. अब सवाल उठता है मैं कहाँ जाऊं, कैसे करूं. ये इस सवाल का जवाब सबसे पहले ये है कि आपको कोई सब्जेक्ट बहुत पसंद है. फॉर एग्जाम्पल आपको FM पसंद है, आपको अकाउंट्स पसंद है, या आपको इनकम टैक्स पसंद है. तो आप क्या सोचते हो, मैं सर इनकम टैक्स में जाके अपना काम करना चाहता हूं. करेक्ट. हाँ. फाइनेंस पसंद है, जैसे FM पसंद है. तो अब आपने को क्या लगता है, जैसा मैंने सिलेबस में करा वैसा एडवेंचर मुझे देखने को मिलेगा. ए पीयूष सीधे बैठ जा, डिस्ट्रैक्ट मत कर, हिलता डुलता मेरे को परेशान कर रहा है कैमरे पे, आराम से बैठ जा एक जगह. हाँ. तो अब सवाल ये उठता है कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट. तो अब सर हमारे साथ क्या होता है, हम सब्जेक्ट का क्रेज समझ के सोचते हैं प्रैक्टिकली दैट विल वर्क. सो आप सर के साथ भले रोज नए सेक्शन सब सेक्शन पढ़ते हो, आप रोज सर के साथ नई चीजें सीखते हो, बट दैट डज नॉट मीन it is going to get converted into the work on a daily basis. For example, if there is some client who is filing his TDS returns or TCS returns or GST returns through you, तो फिर आपको फाइल करना पड़ता है वहां पर. हमको क्या लगता है, हम इनकम टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन सब चीजें साथ में एक साथ रख के हम लोगों को एडवाइस करेंगे. तो ऐसा होता नहीं है. एज एन आर्टिकल यू आर जस्ट अ सपोर्ट स्टाफ, यू आर नॉट द डिसीजन मेकर. यू स्टार्ट लर्निंग बाय दैट. ओके. सो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप इस तरह से काम चालू करोगे. यू लर्न हाउ टू फाइल अ रिटर्न, यू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. ओके. क्लाइंट आपको डेटा देगा, फिर बोलेगा कंप्यूटेशन बना के बताओ, फिर बोलेगा इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करें तो क्या होगा. ऐसा टू एंड फ्रो चलेगा वो. इनडायरेक्ट टैक्स में आपको जीएसटी का डेटा आएगा, आपको जीएसटी की डिटेल्स भरनी होंगी और काम करना होगा उस हिसाब से. आप जो अपील्स, रिवीजन और कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं वो आप तक शुरू में नहीं आते हैं, वो धीरे धीरे आपके पास पहुंचते हैं जब आप थोड़े से सीनियर हो जाते हो. ओके. तो ये टैक्सेशन में होता है. स्टैट ऑडिट के अंदर जैसे आपको जब स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है, तो इनकम टैक्स में सिलेबस में तुमने टैक्स ऑडिट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये बताओ पहले मेरे को. टैक्स ऑडिट पढ़ा था क्या किसी ने, सेक्शन 44AB? नो सर. और यहाँ आ रहे हैं यस सर. कैसे कैसे पढ़ा था 44AB तो पढ़ा था. हाँ 44AB तो पढ़ना जरूरी है, उसके बगैर कैसे. अगर आपका टर्नओवर कितना 1 CR 5 CR? 1 CR. हाँ 1 CR क्रॉस होता है तो आपको हाँ सर आ गया है. टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है. और टैक्स ऑडिट के अंदर 32 पॉइंट्स होते हैं. उन 32 पॉइंट्स पे रिपोर्टिंग होती है, तो उन 32 पॉइंट्स की चेकिंग आपको करनी रहती है. ओके. तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर जो टैक्स ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट होता है, उसका सीजन होता है सितंबर का महीना. तो ईयर खत्म होता है तो सितंबर में आपको फाइलिंग करनी रहती है. तो उस समय सब जगह अगस्त सितंबर जो रहता है वो पीक सीजन होता है किसी भी सीए फील्ड में, जब आप टैक्सेशन में काम करते हो तो. ठीक है. सो दैट इज वन थिंग. सेकेंडली, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, अब अगर आपके पास लार्ज कंपनी है तो लार्ज कंपनी में आपको फिर पूरी मेहनत करनी पड़ती है. अब जैसे आप ट्रायल बैलेंस इमेजिन करो तो आपको असेट से लेकर करंट असेट, करंट लायबिलिटी, लोन्स, फाइनेंसेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस, सारी डिटेल्स का आपको साथ में लेके चेकिंग करना रहती है कि प्रॉपर अकाउंट फॉर हुआ है या नहीं हुआ है. मतलब लीगल लेवल से सबसे ज्यादा कंप्लायंस और सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट. और कारो रिपोर्टिंग आप करते हो. कारो वर्ड याद है या भूल गए? याद है सर कारो की रिपोर्टिंग होती है पूरी की पूरी. तो कारो रिपोर्टिंग सीखते हो आप. उसके अंदर फिक्स एसेट से लेकर तमाम चीजों की ध्यान रखना, स्टॉक, इन्वेंट्री, लायबिलिटीज, हाउ आर यू रिकॉग्नाइजिंग योर एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, वो सारी डिटेल में होती है. सो देन यू गिव अ रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट. ओके. अब आपको जाके कुछ सवाल जो पूछना चाहिए वहां पर. ओके. पहले तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, यहां तक समझ में आया क्या? स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट, यस सर. ये समझ में आ गया? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में भी क्या क्या काम करते हैं वो भी समझ में आ गया? यस सर. अच्छा. अब इंटरनल ऑडिट का स्कोप हमेशा मैनेजमेंट डिसाइड करता है, ये ध्यान रखना. किसका मैनेजमेंट बोलता है हमारी परचेजेस चेक करके बताओ,
थोड़े दिन बाद बोलेगा हमारी सेल्स चेक करके बताओ, हमारे क्लेम्स चेक करके बताओ, ऐसी अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी। सो इंटरनल ऑडिट आपको हर बार एक नया चैलेंज मिलता है उधर, मतलब आपको नहीं, आपके बॉस को, और फिर बॉस आपको बोलता है ये चीज ऐसे ऐसे चेक करके मुझे बताओ। यहां तक समझ में आया? आगे बोलूं? Yes, sir. Yes. ओके, सो नाउ यू हैव टू गो टू द लेवल सेइंग कि सर, एक सेकेंड रुको, हाँ, एक सेकेंड बच्चों, है ना। फाइनेंस का भी बताऊंगा सही, हम सबके बता दूंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो। मैं बैठा ही आज इसलिए हूँ यार, टाइम निकाल के आप लोगों के साथ। और शुरू के क्या एकदम से अगले दिन ये सेशन लेने का कोई मतलब नहीं होता है, कुछ बच्चे इमोशनली अप होते हैं, कुछ इमोशनली डाउन होते हैं उस समय, तो इट्स बेटर आफ्टर अ वीक यू शुड टेक दीज सेशंस। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि हाँ, मैं फाइनेंस भी बोल ही देता हूँ, चलो। ऑडिट हो गया, टैक्स एडवाइस हो गया, मैं इंटरनल ऑडिट बोल रहा था। हाँ, इंटरनल ऑडिट के अंदर स्कोप जैसे वो लोग डिफाइन करेंगे आपके बॉस को, और आपको फिर वो वाला काम करके देना पड़ेगा। सो एवरी डे विल बी अ न्यू डे इन इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में धंधे की समझ बहुत अच्छी आ जाती है, जिसको भी अगर आगे चल के ऐसा होता है ना मेरे को सर लॉन्ग रन में जाके बिजनेस ही करना है अपना, मैं पढ़ तो लूंगा उसके बाद, तो आपको इंटरनल ऑडिट होना चाहिए। फिर इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, परचेज से लेके सेल तक, अकाउंटिंग तक, बिजनेसेस, परचेजेस, सब चीजों के बारे में डिटेल आपको मिलती है। सो गेट अ गुड एक्सपोजर। ठीक है, कमिंग टू फाइनेंस बच्चों, जब आप फाइनेंस की बात करते हो तो एनपीवी आईआरआर आपको निकालना नहीं पड़ता, वो सब बने हुए फॉर्मूला अवेलेबल है मार्केट में। किसी भी चीज का आईआरआर निकालना हो, आज कैलकुलेटर्स अवेलेबल है ऑनलाइन। तो आप फाइनेंस में करते क्या हो, फाइनेंस फील्ड में बेसिकली यू हेल्प companies or organizations to secure or get money। अब जब आप मनी दिलवाओगे किसी को तो सामने वाला फाइनेंशियल्स मांगता है, सो यू हेल्प देम प्रिपेयर सीएमए डेटा। व्हाट इज सीएमए सर? क्रेडिट मैनेजमेंट अप्रेजल डेटा। सो दैट सीएमए डेटा मतलब आपके अभी की सेल्स क्या है, आगे क्या होगी, आपके फोरकास्ट के हिसाब से आपके पैसे की क्या प्लानिंग है, पैसा कहाँ कितना लगेगा, कितने दिन में डेटर रियलाइज होंगे, क्रेडिटर्स कितने हैं, आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल कैसा बैठ रहा है, वो तमाम कैलकुलेशंस करके आप प्रेजेंट करते हो। सो यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ टीम where you will be doing these calculations and then helping the team to go to the bank and secure money। ओके, ये समझा क्या? तो आप क्या करते हो, आप इधर नंबर क्रंचिंग करते हो, आप एक्सेल वर्किंग करते हो, नंबर क्रंचिंग हो गया, एक्सेल वर्किंग हो गया, बोलो साहब, यहां तक क्लियर? Yes. ठीक है। फाइनेंस में संयम साहब, इज दैट ओके विथ यू? हाँ, अब आप ये सोचो कि सर मैं आईपीओ ले आऊंगा क्या, तो बेटा अभी अपन उस लेवल पे नहीं कि हम आईपीओ लाने की बात करें। ठीक है, अब आप सोचो मैं एंजल फंडिंग ले आऊंगा, मैं सीड फंडिंग ले आऊंगा, तो बेटा उसके हिसाब से अभी अपन तैयारी नहीं कर रहे। दैट इज ऑल आफ्टर वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, प्रोजेक्ट फाइनेंस यही होता है बेटा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं एक नई फैक्ट्री लगा रहा हूँ और मैं तिलक के पास आया कि तिलक मेरे को इस फैक्ट्री के लिए लोन चाहिए, तो तिलक बोलता है ठीक है सर, आपकी डिटेल्स दो, आपकी फैक्ट्री में कितने की प्लांट, कितने की मशीन वगैरह लगेगी, वो सब इकट्ठा करके मैं बैंक को प्रपोजल दूंगा, बैंक आपको फाइनेंस करेगी। इस लाइन का मतलब समझना, मतलब कुल मिला के आपके लिए जो कैपिटल बजटिंग के जो क्वेश्चंस होते थे ना, उसमें सारा डेटा बना बनाया आता था आपके सामने, और आपको सिर्फ एनपीवी और आईआरआर निकालनी रहती थी। ऐसे ही करते थे ना आप इंटर में भी, है ना। वो डेटा इकट्ठा करना आपका मेरा काम रहेगा यहाँ पर फाइनेंस में। क्षितिजा, मैंने सीएमए का बताया, सीएमए डेटा इज क्रेडिट मैनेजमेंट अप्रेजल। ओके, हाँ ओके सर। हाँ। अब एक मृदुल जैन जी जागे हैं, ये एज यूजुअल बहुत सवाल पूछने वाला व्यक्ति फिर आ गया मेरे साथ पूछने, सर फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है, और वैष्णवी का क्वेश्चन है ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, उन पे भी बात कर लेता हूं जी। फॉरेंसिक ऑडिट का बहुत बेसिक वर्जन आपने
सोनी टीवी पर सीआईडी देखा है? जैसे वो निकालते हैं डिटेल्स वगैरह, जासूसी करते हैं। तो आप सीआईडी की टीम के मेंबर नहीं बनोगे। ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो होते हैं या फाइनेंशियल जो जगलरी होती है, उसको ढूंढने का काम फॉरेंसिक ऑडिट करता है। मतलब फॉरेंसिक ऑडिट तब होता है कि जब कुछ हो चुका और आपके मैनेजमेंट को शक है कि कुछ सही नहीं हुआ है। सो दैट इज फॉरेंसिक्स ऑडिट, जिसके लिए सेपरेट टूल्स होते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। आप एक माइंडसेट से जाते हो कि यहाँ कुछ गलत है, मतलब आपका जो स्केप्टिसिज्म वाला मामला है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। जनरली हम जब ऑडिट करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि कोई फ्रॉड नहीं है, पर जब हम फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कुछ गलत हुआ है, इसलिए हमारी जरूरत पड़ी है। बराबर? अभी क्लियर फॉरेंसिक ऑडिट? आर्टिकलशिप होती है नहीं होती है, करना है नहीं करना है, ये मैं ट्रांसफर प्राइसिंग के बाद बात करता हूं। एक में ट्रांसफर प्राइसिंग भी वर्ड आया बच्चों का, वो भी मैं पूछ ले तो बता देता हूं लोगों को। आप मुझे एक बात बताओ, कॉस्टिंग में आपने डिपार्टमेंटल पढ़ा था क्या? यस सर। हाँ, तो उसमें आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कॉस्ट पे देते हो या मार्कअप करके देते हो? मार्कअप। मार्कअप करके देते हो। हर डिपार्टमेंट अपनी कमाई करेगा, यस और नो? यस सर। तो यही ट्रांजैक्शंस जब, अब ध्यान देना मैं स्क्रीन पे क्या कर रहा हूं। मान लेते मेरी कंपनी इंडिया में है, मैं सब्सिडरी हूं, मेरी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड और मैं सब्सिडरी हूं ABC लिमिटेड की। ठीक है, सब्सिडरी ऑफ ABC लिमिटेड। नाउ ABC लिमिटेड इज इन USA। ठीक है, फिर ABC की एक सब्सिडरी दुबई में भी है और उधर से इधर भी काम होता है। समझा? अब जब ये इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं आपस में, सो ये कौन से उस पे होना चाहिए प्राइस पर? कॉस्ट प्राइस पे, सेल प्राइस पे, या एक रीजनेबल प्राइस पर? जवाब दो। कॉस्ट पे, रीजनेबल। रीजनेबल प्राइस। सो द मोमेंट यू से द वर्ड रीजनेबल प्राइस, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 92 है और 92 ABCDEF ये सब सेक्शंस हैं। ठीक है, 92 ABCDEF सेक्शंस हैं। दिस ऑल सेक्शंस रिलेट टू ट्रांसफर प्राइसिंग। So whenever you are transferring goods and services between your related entities, it has to be done on a arm's length price. ये arm's length वर्ड तुमको वैल्यूएशन में भी सिखाया होगा निखिल सर ने, जीएसटी में। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब क्या होता है? तुम और मैं एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं है। आमतौर पर एक व्यक्ति आपके सामने आया तो आप उससे वही पैसे चार्ज करोगे जो आप बाकी सारे कस्टमर से चार्ज करते हो। तो आपको अपनी सिस्टर कंसर्न जो सब्सिडरी हो उनसे भी आर्म्स लेंथ प्राइस पर ट्रांजैक्शन करना चाहिए, नहीं तो टैक्सेस इवेड करने का मौका बन जाता है। क्या ये लाइन समझ में आई? यस सर। बस यही होता है ट्रांसफर प्राइसिंग। अब अगर आपको इसमें आर्टिकलशिप करनी है तो इसमें आर्टिकलशिप का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सर यहाँ हमें सिर्फ फॉरेन कंट्रीज की जो सब्सिडरी और एसोसिएट्स है उनके बीच के जो ट्रांजैक्शन है उन्हीं की डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी रहेगी। ओके, अब समस्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी अब और कोई आर्टिकलशिप का फील्ड बचा क्या मेरी तरफ से बताने का? पहले ये बता दो तो फिर मैं बाकी आगे बोलूँ, क्योंकि वी आर ऑलरेडी डाउन विथ 55 मिनट्स, क्योंकि एक एक करके बच्चों ने बहुत सारी चीजें पूछ ली मुझसे। एनीथिंग लेफ्ट? हाँ, एक मर्जर्स एंड एक्विजिशन, M&A। सर मर्जर्स एंड एक्विजिशन, अब ये मर्जर, जी नीलेश जी बिल्कुल सुविधा उपलब्ध है रिकॉर्डिंग की, बस। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस क्या होता है? सर मर्जर्स एंड एक्विजिशन तब होता है जब ए कंपनी वांट्स टू एक्वायर बी कंपनी। So A company wants to acquire B company, so they have to calculate the value of company.
so that they can decide a purchase consideration. Hello, समझ में आया? परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन वर्ड समझ में आया कि नहीं? मर्जर एक्विजिशन, तुमने अमेलगमेशन Yes, पढ़ा है ma'am. कि नहीं? अमेलगमेशन पढ़ा है? यस और नो? Yes, yes, sir. AS14। तो अब वो जो परचेज कंसिडरेशन का सारा डेटा तुम आराम से क्लास के अंदर बैठ के बनाते थे, वो बोलते थे कि हाँ यही तो निकालना है। तो वो जो डेटा है परचेज कंसिडरेशन का, वो निकलेगा कैसे? सर वो निकलता ऐसे है, एक सेकेंड, तो सर वो डेटा निकाला कैसे जाएगा? जस्ट अ सेक बट आई एम रिप्लाइंग अ मैसेज हियर बिकॉज यस, ये आप ही लोगों के लिए है। हाँ, सो परचेज कंसिडरेशन निकालने की टीम में रहते हो आप। So you are expected to study the company, you are expected to understand the data, the liabilities and other stuff and then contribute to your team work in that. तो आप बड़ी सी टीम जो परचेज कंसिडरेशन निकालती है, तो उस डेटा को तैयार करने में आप लोगों की जरूरत पड़ती है कि पीसी में अगर मैं एसेट्स की वैल्यू 10 करोड़ दिख रही तो मैं उसको 8 करोड़ पे क्यों ले रहा हूँ? मेरे को जो लाइबिलिटीज दिख रही हैं वो लाइबिलिटीज तो मुझे थोड़ी सी दिख रही है लेकिन ये बहुत ज्यादा हैं, कुछ कंटीजेंट लाइबिलिटीज हैं उसके आगे, वो सब चीजें जब आपको दिखेंगी सो दैट विल हेल्प। ओके, एक सेकेंड, Recording stopped. यार दिस आईपैड हैज गॉन कॉन्ग, यू हैव टू गिव मी अ मिनट। तब तक आप अपने रैपिड फायर जेनरिक क्वेश्चंस पूछ लो जब तक आईपैड रिचार्ज हो। ओके, जस्ट अ सेक। या सो यू कैन रिपीट योर क्वेश्चंस प्लीज, देयर वाज अ पॉज इन रिकॉर्डिंग। या सबसे पहला एक क्वेश्चन आया था, बॉम्बे जाऊं पूना जाऊं, 100% आपका प्रेरोगेटिव है, उसके लिए किसी की कोई जरूरत नहीं है कि बॉम्बे जाना है या पूना जाना है, आपको जहां कंफर्टेबल लगे। बॉम्बे थोड़ा ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, ट्रैवल बॉम्बे में ज्यादा होता है, पुणे में थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है। मैं ये नहीं बोलता हूँ पूना इंदौर जितना रिलैक्स है, पर बॉम्बे से छोटा है तो बॉम्बे से थोड़ी सी कम हेक्टिक सिचुएशन है, ये फर्क है पहला। आरची आपका क्वेश्चन रिपीट करो बेटा। सर मुझे 2-3 फर्म से ऐसे ऑफर आए थे कि हम आपको इंटरनल ऑडिट या फिर ऑडिट सेक्शन तक देंगे जब आप हमको ट्रैवलिंग की परमिशन दोगे। तो अगर सर ट्रैवलिंग वो बोल रहे हैं वीक में 4 डेज, तो मतलब अगर उनके साथ ट्रैवलिंग में टाइम निकल गया तो फिर मेरे फाइनल की प्रिपरेशन में दिक्कत आएगी। देखो फाइनल की प्रिपरेशन का पॉइंट आता है इसमें से, एक बच्चा फाइनल प्रिपरेशन का भी अपना भी एजेंडा था बात करने का। फाइनल की प्रिपरेशन में प्रॉब्लम तब आएगी जब आप कुछ नहीं पढ़ते हो 2 साल और आपको Yes. पढ़ने के बाद भी 6 महीने का टाइम फ्लैट मिलने वाला है। यू आर गोइंग टू बी इन द न्यू रेजिम ऑफ आर्टिकलशिप, ठीक है? तो अब आप ये सोचो मैं आर्टिकलशिप के 2 साल पूरा का पूरा पढ़ती ही रहूंगी, इट्स यूजलेस। आपको आर्टिकलशिप के दौरान काम तो करना पड़ेगा। हाँ, इंटरनल ऑडिट में ट्रैवलिंग होगी, उसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप ऑडिट में आप बेटा सीए के ऑफिस में बैठ के बड़ी कंपनी का काम थोड़ी ना कर पाओगे। आपको क्या लगता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन टैली में डेटा आपको भेज देगी घर बैठे बैठे? नो, यू हैव टू गो टू द क्लाइंट्स प्लेस, और क्लाइंट का फाइनेंस डिवीजन जहां होगा वहां जाओगे। इंटरनल ऑडिट हो गई, अब प्रोडक्शन का ऑडिट करना है तो फैक्ट्री जाना पड़ेगा। आप उनसे ये पूछो कि ट्रैवल टाइम साल में कितना रहेगा मेरा। अगर 2-3 महीने हेक्टिक ट्रैवल है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, और बड़ी फर्म्स में ट्रैवलिंग सुविधाएं भी बहुत अच्छी होती हैं। आप ऐसा मत सोचो कि आप रोडवेज की बस पर लटक लटक के जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिगर फर्म्स इंश्योर दैट यू ट्रैवल वेल, यू स्टे वेल, सो दैट यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या आता है कि सर इतनी फील्ड्स की जानकारी लेने के बाद मेरे लिए बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है, वहां सवाल आता है पहला। कैन आई से दिस, कैन आई मूव अहेड? हाँ, सब सर कहाँ पे ऑडिट करूं? जैसे आपने मुझसे फॉरेंसिक भी पूछ लिया, आपने मुझसे दूसरी भी चीजें पूछ ली। मेरा सवाल एक चीज में है कि आपके सीए फाइनल के सिलेबस में जो 6 सब्जेक्ट है ना, वो कौन से हैं? सबसे पहला है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा है ऑडिट, तीसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बराबर, उसके बाद चौथा है डायरेक्ट टैक्सेशन, पांचवा है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, एंड छठा है मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज। ये 6, और फिर आपको साथ साथ 4 सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स भी करने हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं?
यस सर। तो अब आपको ये देखना है कि ये सारी चीजों का हम लोगों को फायदा क्या मिलेगा। अगर आप कहीं पे भी जाते हो, जैसे अगर किसी बच्चे ने मेरे को बोला मैं फॉरेंसिक में जाता हूं, तो फॉरेंसिक में ये सब चीज नहीं रहेगी। कोई बच्चा बोल रहा है सर मैं ट्रांसफर प्राइसिंग में जाता हूं, तो वहां पे भी ये सब सीखने को नहीं मिलेगा। हमको कोशिश क्या करनी है, हमको कोशिश ये करनी है सर हमको जो काम सीखने को मिले वो हमारी पढ़ाई से सिंक्रोनाइज्ड हो। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम करते हो और सुबह या रात को जब पढ़ते हो, तो वो चीजें मैच होना चाहिए उन चीजों से जो आप ऑफिस में कर रहे हो। क्या आपको ये लाइन समझ में आई? यस सर। तो ये तो सिर्फ मिड साइज में हो पाएगी जहाँ तक मतलब सारे डिपार्टमेंट में काम मिलता है कहाँ पे? मिड साइज में, क्योंकि हाँ, अच्छा बिग फोर तो उसमें तो ये चीज नहीं हो पाएगी। correct. Now here I am coming to that point where I wanted to make you understand. If you get into a big four, and if you are into one department, let's say transfer pricing, so then the problem is what you are studying in, what you are working in office and what you are studying for syllabus is not matching. Correct? तो आपको अगर जाना भी है कहीं पे, तो सबसे पहली चॉइस पता है आर्टिकल स्टूडेंट की क्या होना चाहिए कि सर मुझे तो स्टैट्यूटरी ऑडिट दो आप। क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या होता है, तुम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कवर कर पाते हो, तुम ऑडिट के ऐसे पढ़ पाते हो, तुम कंपनी लॉ का कंप्लायंस भी चेक कर पाते हो, तुम डायरेक्ट टैक्स भी कर पाते हो और कंप्यूटेशंस भी कर पाते हो। हेलो, कारो रिपोर्टिंग काफी चीजें कवर कर लेती है। तो प्राइमरी चॉइस तुम लोगों की क्या होना चाहिए कहीं जाने के लिए, बताओ? स्टेट ऑडिट। यस, स्टेट ऑडिट। सबसे पहला चॉइस होना चाहिए स्टैट ऑडिट का। क्योंकि तुमको ये देखना है, सर अभी अभी तुम क्या कर रहे हो, तुमको अभी पूना जाना है, तुमको अभी बॉम्बे जाना है, तुमको अभी दिल्ली जाना है, पर तुम ये नहीं देख रहे कि जो तुम्हारे सिंक्रोनाइजेशन है तुम्हारी पढ़ाई से, उसका सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई का सिंक्रोनाइजेशन विथ योर वर्क इन ऑफिस। अब ऐसे में जब मैं आता हूं तो बच्चे बोलते हैं बिग फोर में हमको तो स्टैट ऑडिट में रख दिया, तो बहुत अच्छी बात है। पर बिग फोर में बाकी किसी डिपार्टमेंट्स में जाते हो तो चैलेंज आता है आपको, क्योंकि आपकी पढ़ाई आपके उससे सिंक्रोनाइज नहीं होती। बच्चा ये बोलता है कि सर मैं छोटी फर्म में काम करता हूं तो वहां एक्सपोजर लेवल उतना ज्यादा नहीं है। करेक्ट, छोटी फर्म में काम करते तो सर एक्सपोजर लेवल उतना नहीं रहता। कुछ बच्चे बोलते हैं हम सिर्फ टैक्स ऑडिट करते बाकी टाइम हम फ्री रहते हैं। हाँ तो रहोगे, काम कम है उधर। अब आपको काम भी अच्छा सीखना है, आपको अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है, तो सब कुछ करने के लिए आपको अपनी बैलेंसिंग खुद ढूंढना पड़ती है उसके अंदर। इसके लिए कोई मुझे बोले कि सेट फॉर्मेट बता दो सर, ऐसा ऐसा करने से हो जाएगा, आंसर इज नो। बट यस, फर्स्ट चॉइस स्टैट्यूटरी ऑडिट, सेकंड चॉइस इंटरनल ऑडिट। सिर्फ टैक्सेशन करना हो तो आप तो मिड साइज फर्म्स ऐसी पकड़ो जहां पे ऑडिट के सीजन में ऑडिट करने को मिले, टैक्स के सीजन में टैक्स करने को मिले, और इंटरनल ऑडिट के सीजन में इंटरनल ऑडिट भी मिल जाए। उससे क्या होता है, तुम्हारा ऑलराउंड डेवलपमेंट चालू होता है। जितनी ज्यादा बड़ी फर्म में जाओगे ना, उतना ज्यादा डिवीजन और स्पेशलाइजेशन होगा, और वो बड़ी फर्म की मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि वो आपको एजुकेट नहीं करना चाहते, लेकिन चैलेंज क्या होता है, सबको सिखाते रहेंगे तो वो काम कब करेंगे। सर जी बेटा बोलो। सर स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंने एक जगह पे बोला था कि मुझे स्टैट्यूटरी ऑडिट में जाना है, तो उन्होंने पूछा था कि स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी किस में जाना चाहते हो आप? तो ये कैसा सवाल हुआ, मतलब किस चीज में? स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलना, इनिशियल स्टार्टिंग से लेके कंक्लूजन तक किसी भी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट टीम। मतलब ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये तो फिर बहुत ज्यादा बड़े लेवल की फर्म ने पूछा होगा आपसे कि सिर्फ कौन से डिवीजन में जाओगे। मतलब उन्होंने आपसे सेक्टर पूछा क्या? हाँ सर, ऐसा ही मैंने उनको बोला स्टैट्यूटरी ऑडिट में जाना है, तो बोलते स्टैट्यूटरी ऑडिट भी किस चीज में? हाँ तो तो मैं समझी नहीं मैन्युफैक्चरिंग इसको। सेक्टर होता है। सुनो, वो बिग फोर की बात कर रही हो क्या तुम? नहीं सर, छोटी फॉर्म की। हाँ तो उसमें या तो मैन्युफैक्चरिंग होगा, फार्मा होगा, टेलीकॉम होगा, इंजीनियरिंग होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जनरली वो होता है। और स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या जाना, स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर तो आप सारा ही काम करते हो, आप असेट से लेके लायबिलिटी से लेके एक्सपेंसेस से लेके सब वेरीफाई करते हो। तो उन्होंने आपसे सेक्टर पूछा होगा, पर उन्होंने पूछा किस में जाना है, तो सेक्टर बोलना होगा आपको कि मैन्युफैक्चरिंग इज हैपेंस टू बी द हाँ ये बेस्ट। हो सकता है मे हाँ, बी। मैन्युफैक्चरिंग बेस्ट होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आप जितना कॉम्प्लिकेशन इन्वेंट्री का, असेट का देखते हो, उतना सर्विस सेक्टर में नहीं होता। सर्विस सेक्टर में कौन सा इंडियस लगाओगे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास।
मैन्युफैक्चरिंग में तुम्हारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग में तुम्हारा वर्क इन प्रोसेस है, इन्वेंट्री लगेगा, वर्क इन प्रोसेस के अलावा तुम्हारा अगर कंस्ट्रक्शन है तो AS7 लग जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम आउटसाइड द गए सर्विस सेक्टर में, तो वहां तो सिर्फ जो तुमको बिलिंग करनी है परसेंटेज कंप्लीशन मेथड और कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड तक चले जाते हो, तो वहां पर बहुत ज्यादा फिजिकल काम होता ही नहीं है, सब कुछ सिस्टम पर है, जो उसने बोला वो मानना पड़ेगा तुम्हें। तो अगर पूछें तो कोशिश क्या करना, सर स्टैट्यूटरी ऑडिट में जाना है, कौन से सेक्टर को पसंद करोगे, सर मैं मैन्युफैक्चरिंग को पसंद करूंगा। मैन्युफैक्चरिंग देखने के दो तरीके, स्टैट्यूटरी ऑडिट के थ्रू देखने को मिलेगा, इंटरनल ऑडिट के थ्रू भी बहुत सारा देखने को मिलेगा। बोलो साहब, यहां तक क्लियर सबको? यस सर। तो ये जितने भी जो डेकोरेटेड नाम आपने मेरे सामने लिए थे ना, ट्रांसफर प्राइसिंग, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, फॉरेंसिक, ये बहुत अच्छे हैं, ये तुम सीए बनने के बाद जरूर करो। लेकिन आर्टिकलशिप में मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूं कि आपकी पढ़ाई और आपकी आर्टिकलशिप एक्सपोजर की सिंक्रोनाइजेशन में कमी आती है उसमें। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो खराब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जो डिसाइड कर रहे हो वो गलत है। मैं ये सजेशन दे रहा हूं कि अगर आप सिंक्रोनाइज करोगे तो आपको फायदा होगा, आपकी एफर्ट कम हो जाएगी प्रिपरेशन के टाइम। आज तुमको कारो याद करने में क्यों प्रॉब्लम जा रही थी इंटर में? कभी प्रैक्टिकल नहीं किया उसका, कभी तुमने उसका प्रैक्टिकल नहीं। हाँ प्रैक्टिकल नहीं किया। अब तुम अगर कारो रिपोर्टिंग खुद करोगे तो तुम्हें पॉइंट्स रटने पड़ेंगे क्या? तुम फाइनेंशियल और रिपोर्टिंग के सर टाइम पे सारे इंडियस लगाओगे, अप्लाई करोगे तो तुम्हें इश्यूज आएंगे क्या? नहीं आएंगे सर। तो कोशिश ये करनी है हमको कि हम जिस काम के लिए सीए बनता है ना बेटा, एमबीबीएस पहले करो, ऑर्थोपेडिक सर्जन बनोगे, हार्ट सर्जन बनोगे, क्या करोगे आगे वो बात की बात है। अभी सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए हमारा? एमबीबीएस, बेसिक डॉक्टरी तो सीख लो, तुम डायरेक्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो। सर जी बेटा बोलो। ये लोग ना एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग डेट के बारे में पूछते हैं, तो जो बड़ी फर्म्स है उनका प्रोसेस तो लेट होता है, होता ही है। तो फिर मतलब क्या बोलना चाहिए? आपको ये बोलना चाहिए, अगर आप कहीं ज्वाइन भी करते हो तो आप उनको बोलना, आई वांट टू टेल यू क्लियरली दैट आई हैव आल्सो अप्लाइड फॉर बिग फोर एंड आई एम अवेटिंग अ रिस्पॉन्स व्हिच इज टेकिंग टाइम। अदर देन दैट आई हैव नॉट अप्लाइड एनीवेयर। इफ आई गेट सिलेक्टेड देयर आई मे डिसकंटिन्यू हियर। सीधा। सर अगर ऐसे दोनों हाथ से चली गई तो? हाँ, सर अगर ऐसे में दोनों हाथ से चली गई तो फिर? वो रिस्क लेना पड़ेगा वैष्णवी, उसके लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं है। आप यहाँ तो देखो, उसमें क्या होता है जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो पहले दिन आर्टिकलशिप फॉर्म साइन नहीं होता। फॉर्म 102 और 103 करके एक चीज होती है जिसमें स्टैम्प पेपर पे एक पूरा डीड ऑफ आर्टिकल साइन होता है। कोई भी फर्म आपको जब रखती है ना, तो पहले दिन वो नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप वो आर्टिकल डीड साइन करो। तो आप भी 6-7 दिन का समय खुद को दो, 6-7 दिन उनको भी बोलो, बोलना सर लेट अस नो ईच अदर बेटर एंड देन लेट अस डिसाइड। ऐसा पहले दिन आर्टिकलशिप फॉर्म पे साइन नहीं करने का, क्योंकि उसमें क्या होता है फिर आप बाउंड हो जाते हो उस चीज पे। और सर अगर अच्छी हमें लग रही है आर्टिकलशिप लेकिन हमारे मन का डोमेन नहीं मिल रहा, तो शुड वी नहीं गो तो फॉर मन का डोमेन क्या है? तुम्हारे मन में कौन सा डोमेन है पहले ये बताओ मेरे को। चलो, स्टार्ट ऑडिट, वो क्या दे रहे हैं? जीएसटी। अच्छा, तो आपके मन का नहीं है वो, ऐसा? यस तो वो सर। क्या बोल रहे हैं, आपको लगातार 2 साल जीएसटी में ही काम करना पड़ेगा, ऐसा? यस सर। हाँ, तो फिर आपको थोड़ा सोचना चाहिए। बहुत बड़ी फर्म है क्या? सर एकेएम ग्लोबल, मतलब ग्लोबल है वो तो वो आर्टिकलशिप कैसे दे रहे हैं ग्लोबल? पहली बात तो होना तो नहीं चाहिए। हाँ, सर इस फॉर्म का नाम है एकेएम ग्लोबल, अच्छा, एकेएम ग्लोबल दिल्ली की फर्म, फॉर्म है, ओके। गुड़गांव। हाँ, तो वो फिर आप थोड़ा जीएसटी का देखो, क्योंकि क्या हो रहा है, जीएसटी उन्होंने बल्क में सब जगह से काम तो ले लिया है, अब उसको एग्जीक्यूट करना है। तो उसमें फिर आपका वही होगा कि आपको थोड़े से पॉइंट्स आएंगे कि सर मैं इनमें करूं कैसे, मतलब व्हाट विल आई डू अदर देन दैट। कोशिश आप हमेशा स्टार्ट ऑडिट की करो, आपके मन की फर्म ना मिले पर मन की डोमेन मिल जाना चाहिए। क्योंकि देखो सबको बेटा, आप है ना बहुत लॉजिकल बात करो, जितने बच्चे पास हो ना सबको बिग फोर जाना है, पर वो पॉसिबल है क्या? सर नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि भाई हम हर चीज नहीं मिलेगी हमको। और दूसरा मैं एक बार बता देता हूँ, बाहर दूसरे शहर में रहने का जो चैलेंज है, खासकर जो इंदौर वाले बच्चे हैं उनको मालूम नहीं है वो चैलेंज क्या है अभी तक।
इसलिए कोई जान पहचान वाला रिश्तेदार हो दिल्ली बम्बई में तो पहले जाके उसके साथ रहो, और वहां जाके फिजिकली जाके एक बार है ना फर्म्स में अप्लाई करने की कोशिश करो। डेली की भागा दौड़ी देख के अपने आप समझ में आ जाएगा क्या होता है। सर इंदौर की मिड साइज फर्म का रिस्पॉन्स टाइम कितना होता है? वो तो हफ्ते भर के अंदर रिस्पॉन्ड कर देंगे मेरे ख्याल से, आराम से रिस्पॉन्स आ जाएगा हफ्ते भर के अंदर तो। सर हाँ बेटा इशिता बोलो। सर अहमदाबाद कैसे है आर्टिकलशिप के लिए? बेटा शहर से आर्टिकलशिप डिसाइड नहीं होती है, आपने शायद सेशन लेट ज्वाइन करा है, मैंने बहुत डिटेल में बताया, शहरों के नाम तक नोट करा और फर्म्स के नाम भी नोट करा है। फर्म क्या काम करती है उससे डिपेंड करता है। हाँ, सो फर्म के नाम, फर्म के पास काम क्या है और फर्म क्या काम ऑफर कर रही है वो देखना है आपको। शहर रिड्यूस हो गया। एक मिनट, शहर डिसाइड नहीं करता आर्टिकलशिप कैसी है, फर्म डिसाइड करती है आर्टिकलशिप कैसी है बेटा। जी जैसे अभी आर्टिकलशिप पीरियड रिड्यूस हो गया 3 साल से 2 साल, हाँ, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए टाइम तो नहीं है, तो करनी चाहिए कि नहीं थोड़ा वो? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जरूरत तब पड़ती है जब हमको ऐसा लगता है कि हमारे आर्टिकलशिप इनसफिशिएंट है। अब अगर आप बाय 24 महीने में से 9 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जाओगे, वो आखिरी के 9 महीने होते हैं। आप मेरा हमेशा से टेक ये रहा है, हमेशा इंटरनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर, कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर इतनी कंपलसरी होती ना तो वो सिलेबस का पार्ट होती, वो ऑप्शनल है। आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Had it been the most important thing, then it would have been a compulsory like articleship. और आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जब जाओगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? 2 मिनट शुभम, आई एम कमिंग टू इट। ओके सर। अभी द पॉइंट इज कार्तिक कि इफ यू opt for industrial training, that means you want to go for a job only. And whenever you go to an industrial training, consider yourself as an industrialist who is hiring trainees. तुमको पता है ये 6-7 महीने के लिए आया, बाद में नहीं आएगा। तुम उससे मेन काम करवाओगे या सेकेंडरी वर्क करवाओगे, पहले ये बताओ। सेकेंडरी। बस तो समझ जाओ आंसर फिर यहाँ पे। ओके सर। इसमें ना बच्चों को क्रेज किस चीज का आता है मैं बताता हूँ। वो लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स को स्टाइपेंड बहुत अच्छा ऑफर करते हैं। 20,000, हाँ वो 20,000 25,000 तो बच्चे को लगता है भाई मैंने पैसे कमा लिए। एक्चुअली वो जरूरत ही नहीं है आपको। मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं हमेशा से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए बोलता हूँ। और वो तब आती है जब आप आखिरी में एग्जाम की तैयारी के पहले होती है। उस समय तो आपका ऑडिट और टैक्सेशन के टच में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेरा अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा जहां तक हो सके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की कोई जरूरत है नहीं। पहले आप अपने सीए कंप्लीट करो। सीए कंप्लीट करोगे तो हर इंडस्ट्री तुमको लेना चाहेगी, पर सिर्फ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके रखोगे और सीए नहीं होगा तो कोई नहीं लेना चाह रहा है। तो फिर हाँ सही बात है। करेक्ट। प्रज्ञा, हाँ एक मिनट आस्था रुको। प्रज्ञा ने एक स्टेटमेंट लिखा है, सर मिड साइज फर्म लेते हैं तो क्या क्या वर्क देखना चाहिए। बेटा आपको सारा काम करने को मिल ही जाएगा। आप किसी भी फर्म में जाते हो ना, बिग 4 और बिग 6 के अलावा, तो आप उनको ये बोलो, विल आई बी एबल टू डू ऑडिट टैक्सेशन पैरेलली बोथ और नॉट, आई एम मोर देन हैप्पी टू वर्क इन ऑल द एरियाज। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछो उससे, वो बोलेगा क्यों करना है आपको ये। तो आपको ये बोलना है, आई वुड लाइक टू प्रिपेयर माई सेल्फ वेल फॉर सीए फाइनल्स अलॉन्ग विथ माई वर्क, एंड माई वर्क शुड मैच विथ माई वर्क माई स्टडीज। प्रज्ञा, आई एम क्लियर? यस सर। हाँ जी मिश्रा जी, अब बोलिए। इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? इंटरव्यू के लिए आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से एक और सेक्शन था अपने डिस्कशन का कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। 1 घंटा 25 मिनट हो गए, इतना तो तुमने मुझे कभी पढ़ाने भी नहीं दिया, और आज एक भी बच्चा क्विट नहीं हुआ है। क्या बात है, मैं इतनी काम की बात बोल रहा हूँ क्या? यस सर। हाँ, और सर सबसे बड़ी बात, आज आप फीस भी नहीं ले रहे हो हमसे। हाँ, और आज कोई बोल भी नहीं रहा छुट्टी दे दो आखिरी के 15 मिनट। नहीं, लेट्स टेक इट फर्दर। मस्ती कर रहा था मैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, रुक जाओ। आपको ये रियलाइज हो रहा है कि सीए इंटर पास करना आसान था, ये सब डिसाइड करना ज्यादा मुश्किल है, ऐसा भी लग रहा होगा। वो तो होना ही। अब हाँ बेटा सेजल बोल दो, बोलो जल्दी बोलो। सर अगर एक अच्छी मिड साइज फर्म में सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी,
और जिस मिड साइज फर्म में मेरे को जाना है वो लोग टाइम मांग रहे हैं और टाइम भी बहुत लेट तक ही बोल रहे हैं, तो सर अपॉर्चुनिटी लूज करनी चाहिए क्या? हाँ तो क्या हो गया, जो तुमको दे रहे हैं ढंग का काम दे रहे हैं तो ज्वाइन करो ना, क्या दिक्कत है। हमारे कौन से सर सगे बट हैं फर्म वाले। दूसरी वाली फर्म में जाने का मन है, फर्म दोनों अच्छी है। तो दोनों अच्छा, अब बताओ, ये तो ऐसी वाली बात हो गई, एडिडास भी है रीबॉक भी है, मेरे को रीबॉक लेना है पर एडिडास मिल रहा है तो ले लेना भाई एडिडास, क्या दिक्कत है। देखो फिर क्या होगा, दोनों तरफ से नहीं छूट जाओ, ये कहने की बात होती फिर उसमें, यस सर। तो इसका ध्यान रखो ना फिर आप। और देखो एक बार बताऊं, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, काम आपको सब जगह करना है, शेड्यूल आपके सब जगह रहेंगे, सो डोंट वरी ऑन दैट। सर ठीक है सर जी, कौन है ये अब, आस्था, हाँ जी बोलो सर बोलो बोलो। हम जैसे मैं तो यहाँ पे हूँ और उसके बाद मैं पुणे या मुंबई ऐसे दूर के शहरों की फर्म्स के लिए अप्लाई करती हूँ, तो मुझे उनका स्केल ऑफ वर्क कैसे पता चलेगा, उनका जो जिसमें स्पेशलाइज करते हैं, क्योंकि गूगल और लिंक्डइन पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मुझे जितनी चाहिए। लिंक्डइन पे उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, वेरी वैलिड हाँ। क्वेश्चन। तो व्हेन यू गेट इनटू एन इंटरव्यू विद देम, जब आप इंटरव्यू में एंटर करोगे ना, तो आपको वहां पर जो इंटरव्यूअर होता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, हाँ। तो आपको बोलना चाहिए कि आई वुड लाइक टू नो व्हाट काइंड ऑफ वर्क विल बी देयर, और एक क्वेश्चन पूछा करो हमेशा, व्हाट विल बी माय डे टू डे एक्टिविटीज इन द फर्म, हाउ विल बी माय रेगुलर डे इन द फर्म। ओके सर। सर मैंने जैसे एक से पूछा था उनसे कि आपका स्केल ऑफ वर्क कितना है, तो उन्होंने बोला कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम और इन सब इंडस्ट्रीज का करते हैं, या स्टार्टअप्स वगैरह, इनका सबका ऑडिट और टैक्सेशन वगैरह व्हाटएवर। तो मतलब मुझे, पर मैं ऐसे एग्जांपल चाह रही थी कि कोई मुझे कंपनी का एग्जांपल दे तो मैं ऐसे जान पाऊँ कि लाइक कितनी बड़ी कंपनीज को कैटर करते हैं ये, तो इस रिगार्ड में मुझे कैसे पता चलेगा उनका स्केल ऑफ वर्क? तो आपको करना पड़ सकता है, आप पूछ सकते हो कैन यू नेम फ्यू ऑफ द फर्म्स, ऐसा बोलेंगे। ओके सर। ऐसा आया क्लियर। यस सर। ओके ठीक है, अब मैं बताऊं क्या क्या पढ़ना है। यस सर। अच्छा, अब एक सवाल है, मैंने जहां से आर्टिकलशिप की थी वहां पे किस टाइप का वर्क है, वहां पे टैक्सेशन भी है, वहां पर ऑडिट भी है, सब थोड़ा थोड़ा आपको करने को मिलेगा वहां पर, बट लिस्टेड क्लाइंट्स नहीं है। हाँ, अगर आप में से किसी को भी ऐसी कोई कंपनी मिलती है, एक क्वेश्चन और ले सकते हो आस्था, डू यू हैव सम लिस्टेड क्लाइंट्स, क्योंकि लिस्टेड क्लाइंट्स में सबसे ज्यादा कंप्लायंस होती है, तो अगर लिस्टेड क्लाइंट्स होता है तो सबसे अच्छा एक्सपोजर मिलता है अपने को। जैसे इंदौर में कुछ फर्म्स है जो लिस्टेड क्लाइंट्स करती हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो, पूछने में कोई हर्ज नहीं है। ओके सर। अब आते लाइक मैंने केपीएमजी के आर्टिकल से बात करी थी, तो उन्होंने बोला था कि हम जो मैं जैसे टैक्स डोमेन मुझे अच्छा लगता है बाहर से प्राइमा फेसी, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे फर्म्स का कंप्लायंस बहुत ज्यादा सही होता है, तो मतलब उनको ऐसे नोटिसेस या ऐसे ज्यादा नहीं आते। बराबर है, तो उसके लिए हमको मिड साइज फर्म्स ज्वाइन करना चाहिए फॉर टैक्सेशन, जहाँ पे मतलब क्लाइंट्स आते हैं लेकिन उनको ऐसे नोटिसेस या इनमें डील करना। अब देखो जो सबसे टॉप नॉच सीए, जो सब टॉप नॉच कंपनीज होती है उनका कंप्लायंस पूरा होता है, तो वाकई में उनको नोटिसेस नहीं जाते, तो उनके लिए आप कुछ पैसा, कुछ अपील्स रिवीजन वाला वर्क कर ही नहीं पाओगे। और मैं फिर बोल रहा हूं आपको, आप अगर सिर्फ टैक्सेशन अभी करोगे तिलक, तो बाद में आपको सीए फाइनल पूरा तैयार करना है, ये ध्यान रखना। एमबीबीएस पहले करो, ऑर्थोपेडिक सर्जन बाद में बनो मैं ये बोलूंगा। सर बिग फोर के इंटरनल ट्रांसफर में ज्यादा दिक्कत करती है क्या? एक सेकंड, इंटरनल ट्रांसफर होता ही नहीं है वहां पे, कभी भी नहीं होगा, आपको फॉर्म छोड़नी पड़ेगी, ये अभी से बता देता हूँ। ओके सर। मतलब आपने ये बोला कि मैं 1 साल ऑडिट कर लूं फिर मेरे को टैक्सेशन में ले लो, तो आप तो घूमने निकले हो वहां पे, तो वो आपको घुमाने थोड़ी ना बैठे हैं। ओके। एक प्रज्ञा का एक और क्वेश्चन है, सर अगर हम स्मॉल साइज फर्म में काम करते हैं तो हमें जॉब में प्रॉब्लम आती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। खड़ा है तुम्हारे सामने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने पीडब्ल्यूसी और डेलॉइट में काम करा, और मेरे को मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे फिर भी मेरी जॉब लगी और मैंने काम किया। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, प्रज्ञा बेटा सीए बनना ही बहुत बड़ी बात है, और तुम सीए फाइनलिस्ट हो, ये भी बहुत कम लोग हैं दुनिया में और इंडिया में, ठीक है? तो अब ये भ्रम अपने अंदर से निकाल लो पहले तो कि जॉब नहीं मिलेगी,
या जॉब मिलने में प्रॉब्लम आएगी, नहीं होती है बिल्कुल भी प्रॉब्लम, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, सो फर्स्ट बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस दैट यू आर डूइंग समथिंग व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन डेयर टू डू एंड यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल इन दैट। 100 बच्चों ने सीए फाउंडेशन ज्वाइन करा था, 100 में से 35 बच्चे फाउंडेशन पास हुए, 35 में से 10%, 3.5-4 बच्चे जो यहाँ बैठे हुए इस सेशन में मेरे साथ अभी, 10% रिजल्ट देखूं तो, यस और नो? सब जने इस बात से एग्री करते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। यू शुड फील गुड अबाउट इट ना मैन। ये तो सोचने मत कि जॉब वॉब का प्रॉब्लम आएगा, जॉब वॉब तो ऐसे खड़े अपन को चूज करना रहेगा बेटा। पर कोई बच्चा बोले मैंने जैसे तैसे काम करा और मेरे को सीधे आप 50 लाख की जॉब दो, तो वो नहीं होता है। बट यस, गुड जॉब्स विल बी अवेलेबल फॉर पीपल हु आर रेडी टू वर्क हार्ड। अच्छा, अब मैं क्वेश्चंस पे आ जाऊं, फिर मेरे पास सीवी के कुछ फॉर्मेट्स है, वो भी दे दूं आप लोगों को। यस सर। हाँ, यही तो चाहिए था सर हमको, इसीलिए तो बैठे हैं 1 घंटे से, आखिरी में बता रहे हो आपकी मिलेगा, है ना? पहले ही दे देते, फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख लेते हम। रिकॉर्डिंग देखता है कोई? मुझे तो नहीं मालूम। अच्छा, वी हैव गॉट सम mainstream great people asking how to send CV. Mridu, there is something in this world called email, you know? As usual, your questions are unique. They were unique. They will remain unique. There is something called email, which can be used through a mobile phone as well as a computer, as well as a desktop and a laptop. And there is something called an email ID by which you have logged into my Zoom meeting. So you have to use this email ID other than Play Store also to do all this, Mridul. Got it? Okay, so now here I come. Yes, मैं 2 फॉर्मेट्स दे रहा हूं आप लोगों को। एक तो ये रहा, एचआर को मेल कैसे करना है, दूसरा फिर उसको फॉलो अप कैसे करना है वो भी है, तीसरा मैं एक आपको इमेज शेयर कर रहा हूं क्यूआर कोड का, जहां पे ऑल अबाउट आर्टिकलशिप करके मैं चीज डाल दूंगा। वो एक टेलीग्राम ग्रुप है जो आपको बाद में काम आता रहेगा, बराबर? सो हियर इट इज। सो लेट मी ऐड फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनशॉट्स, नहीं, लेट मी ऐड अ फाइल। सर जस्ट अ मिनट बेटा, कंप्यूटर, मैंने 3 इमेजेस भेजी हैं, ये सिर्फ युवराज को चली गई है। 1 मिनट, सेंड टू ऑल करना पड़ेगी मुझे। देखना ग्रुप बच्चों, सेम ही है कुछ दूसरा ग्रुप बना इसका? देखो ना, मैंने क्यूआर कोड भेजा है बेटा, उसका लिंक भी शेयर करता हूं मैं आप लोगों से। ओके, सबको मिला? एक तो पहला ईमेल है आपका, एक ईमेल मिलेगा हाउ टू सेंड योर सीवी, देखो दिख रहा है, मेल टू एचआर। इसमें क्या लिखा है? आई एम रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा लिख रहा है। हेलो, डाउनलोड हुए कि नहीं आप लोगों के पास? यस सर, हो गए सर, हो गए। यस सर, हो गए। तो उसमें मेल टू एचआर को जाके देखो जरा, ओपन करो मेल टू एचआर। ओपन हुआ? यस सर। वो मेल टू एचआर जो है उसको अगर आप देखते हो तो क्या लिखता है? सब्जेक्ट जॉब एप्लीकेशन की जगह आप लिखोगे आर्टिकलशिप, ठीक है? आर्टिकलशिप इन स्टैट्यूटरी ऑडिट, और आपका नाम,
मतलब ये कहाँ आएगा सब कुछ? सब्जेक्ट लाइन के अंदर। मतलब अगर मैं एक HR हूं और मुझे आज की तारीख में प्रज्ञा गुप्ता मेल भेजती है, तो मुझे पता चल जानी चाहिए प्रज्ञा गुप्ता काय के लिए मेल भेज रही है, तो सब्जेक्ट लाइन हैज टू बी वेरी क्रिस्प। आर्टिकलशिप एप्लीकेशन, स्टैट्यूटरी ऑडिट। टाइम लगेगा मेरे को, है ना? ठीक है। तो आर्टिकलशिप एप्लीकेशन प्रज्ञा गुप्ता। एम आई क्लियर? फिर आपको जब 2-3 दिन, 4 दिन या हफ्ते भर तक जवाब नहीं आया, तो फिर आपके पास एक फॉलोअप मेल जाना चाहिए। फॉलोअप मेल दिख रहा है? हेलो? यस सर। फॉलोअप मेल आपको यूज करना है। फॉलोअप मेल की लैंग्वेज को चेंज कर देना, ऐसा कैसा कॉपी मत कर लेना। इसीलिए मैंने टेक्स्ट नहीं दिया है तुम लोगों को। तुम सब बदमाश क्या करोगे, ऐसा कैसे लिख दोगे और फिर तुम सब पोपट हो जाओगे वहां जाके, बिकॉज तुम आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो और वहां पर जॉब लिखा हुआ है। डिफरेंस समझ में आया? वो चेंज कर लेंगे। यस सर। वो चेंज करना है सारे बच्चों को, दैट इज कंपल्सन। ठीक है? कवरिंग लेटर बेसिकली क्या होता है बेटा, तुम अगर तुम्हारा CV अटैच करके बेचोगे हर्षिल, तो CV अटैच करने के बाद मेल बॉडी में कुछ तो लिखोगे ना, टू दी HR। तो मैंने आपको जो लिख के भेजा ना अभी, ये कवरिंग लेटर ही होता है। जो मेल टू HR था ना, इसी को कवरिंग लेटर बोलते बेटा। Okay, so Soumya has a question. Many times we hear that Big 4 and Big 6 have a lot of workload, especially in stat audit domain. So you should go for a mid-sized firm because they are flexible with giving leaves for final studies. तुम सब फाइनल की स्टडी की लीव का टेंशन क्यों ले रहे हो? तुमको वैसे ही 6 महीने छुट्टी मिलेगी। तुम्हारे 2 साल, ये 3 साल की आर्टिकलशिप को 2 साल किया क्यों है ये पता है आपको? बच्चे बाद में पढ़ाई के नाम पे छुट्टी मांगते थे। अभी तुम्हारे को, अगर तुमने जनवरी में आर्टिकलशिप खत्म करोगे तो तुम्हें मई में एग्जाम मिलने ही नहीं वाला है। यस सर। तुम्हें एग्जाम नवंबर में मिलेगा, तो फिर तुम्हें और कितनी छुट्टी चाहिए भाई? तुम 2 साल पूरा थोड़ी ना पढ़ोगे। तो ऐसा कोई इशू आने ही नहीं वाला सौम्या, जैसा पहले आता था। ओके सर। इन 2 सालों में भी लगभग मतलब एवरेज मतलब कितना रहेगा पढ़ने का? मतलब या तो ये सोचे कि शाम को सुबह मतलब पूरा ही पढ़े, या फिर आर्यन शुरू के 3 महीने 4 महीने कुछ मत करना। अभी नया सिलेबस सेटल हुआ नहीं है, पहला एग्जाम हुआ नहीं है, अभी सब कुछ हवा में चल रहा है मई तक। तो आपको मई जून के बाद आप क्लासेस वगैरह लेने की सोचो और धीरे धीरे अपने क्लासेस कंप्लीट करो, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स कंप्लीट करो, फिर जाओ। मतलब अब तुम ये सोचो कि मैं आर्टिकलशिप छोड़ के अभी से पढ़ने बैठ जाऊं, दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ एज अ CA इन मेकिंग। बिना प्रैक्टिकल एक्सपोजर के CA करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ सर, वो तो है। हाँ, मतलब मैं बिल्कुल उसके लिए हेल बाउंड हूं कि आर्टिकलशिप करना चाहिए और सिंसियरली करना चाहिए, तो ही मजा आएगा काम करने का। नहीं तो मुन्ना भाई जैसा डॉक्टर बन के क्या करोगे? मुन्ना भाई CA बनोगे? नहीं चलेगा वो आजकल। अब एक सवाल और था मेरा। हाँ सर, प्रेपरेशन कैसे करे, वो मिश्रा जी पूछ रहे हैं बहुत देर से। मिश्रा जी अपने मिश्रा जी वाले अंदाज में ही है। ताऊ जी बोलता था ना मैं मिश्रा जी आपको, क्यों मिश्रा जी? हमारे ताऊ जी हैं। तो भैया प्रेपरेशन करने के लिए यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर बेसिक फंडामेंटल्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग, बेसिक डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे अगर आपको असेट पूछता है, लायबिलिटी पूछता है, डेप्रिसिएशन पूछता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पूछता है, पता तो होना चाहिए। स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट में डिफरेंस क्या है। बेसिक एंट्री, अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन मेथड पूछ ले वो AS7 का, तो आपको पता होना चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट हिम टू आस्क क्लॉजेस, सब क्लॉजेस और केस लॉज। एक बेसिक आइडिया है कि इंटरमीडिएट इज व्हाट दैट यू नो द बेसिक्स, नाउ यू आर केपेबल टू क्लियर CA इंटरमीडिएट, सो आप में बेसिक अकल है। तो वो आपसे टैक्स के बारे में थोड़ा पूछ सकता है, वो आपसे ऑडिट के बारे में पूछ सकता है, बट ही विल नॉट ड्रिल यू डाउन टू मच। और अगर वो आपसे बोले ये कैसे करोगे, वे कैसे करोगे, तो आप बोलना सर प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है तभी तो आया हूं, आई विल लर्न हियर, आई नो द बेसिक फंडामेंटल्स बट आई कांट अप्लाई देम बिकॉज आई हैव नॉट बीन टू द ऑफिसेस, दैट्स व्हाई आई एम हियर फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, झूठ मत बोलना इंटरव्यू में।
और किसी और का सीवी कॉपी मत करना, सीवी खुद का बनाना। सीवी के टेम्पलेट्स ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल हैं, मैं आपको कुछ टेम्पलेट्स अभी वो जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया उस पर शेयर भी कर दूंगा, लेकिन अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। अपना सीवी दूसरे की कट कॉपी पेस्ट मत करना। आपको अभी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, आप अपने लेवल पे क्या लिख सकते हो सीवी में, वो कंटेंट्स आप मुझसे सुन लो। आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर क्लियरली विजिबल होना चाहिए टॉप पर। मतलब मैं अगर उसको सिंपल टर्म्स में कहूं, सो इफ यू वांट टू हैव अ टेम्पलेट, सो द टेम्पलेट शुड लुक लाइक दिस। सर अगर मेरा पेज है तो मेरे साइड पेज ये हो सकता है, मतलब पेज के इधर इधर आपका नेम आना चाहिए, इधर ईमेल आईडी, इधर मोबाइल नंबर, ठीक है। और आपका ऑब्जेक्टिव आप यहां दे सकते हो, या आप अपना ऑब्जेक्टिव इधर भी दे सकते हो। और ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गेन गुड इनसाइट, मतलब अपने लिए 2 लाइंस कि व्हाई, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर। फिर आप उसके नीचे लिखो क्वालिफिकेशंस, ठीक है। फिर आप उसके अंदर नीचे लिखो, और क्वालिफिकेशंस में सबसे लेटेस्ट वाली सबसे ऊपर रहेगी, मतलब सीए इंटरमीडिएट पहला, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे मिलेगा फाउंडेशन, फिर आएगा 12th, और फिर आएगा 10th। 12th और 10th में अपना बोर्ड जरूर मेंशन करें, अपने स्कूल का नाम जरूर मेंशन करें, और सिटी भी मेंशन करें, ये जरूर करना। उसके बाद नीचे आपके सीवी में नीचे जाएगी आपकी पर्सनल डिटेल्स, या आपकी कुछ अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स हैं वो करना है। और जब मैं ये सब काम नहीं करता हूँ, आप मेरे को पर्सनल डीएम करके बोलोगे ना, आपको सीवी भेज दिया है व्हाट्सएप पे, आप रेफर कर दो, आई एम नॉट इनटू दिस वर्क अर्जव, लेट मी बी वेरी क्लियर, एंड आई सेड टू यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ दैट आई कैन नॉट डू दैट ऑन माई ओन। आपने शायद सेशन बीच में ज्वाइन करा है, आपने ध्यान नहीं दिया, या आप ध्यान देना नहीं चाह रहे हो, आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट आई कैन डू। और सीवी, आप एक बार बताओ, आप अपने जीवन की आइडेंटिटी एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड से चलाना चाहते हो? मैंने अभी 5 मिनट पहले आपको एक प्रॉपर मेल लिखना सिखाया, मैंने अभी आपको प्रॉपर फॉलोअप सिखाया, आप मेरे को सीवी व्हाट्सएप करके क्या बाईपास मारना चाह रहे हो चीजों को? मैं नहीं कर सकता ये सब, एंड आई रियली डोंट वांट टू गिव यू दैट फॉल्स इंप्रेशन कि हाँ हाँ लगा दो जुगाड़ हो जाएगी। सॉरी, नहीं होगी जुगाड़, ठीक है। क्वालिफिकेशंस, आप मेरा स्टूडेंट रह चुके हो अर्जव, और मेल मुझे नहीं करना है, मेल आपको एचआर को करना है। आपने सेशन कितनी देर पहले ज्वाइन करा अर्जव, ये बताओ मेरे को। हाउ मच टाइम यू हैव गॉट इनटू दिस सेशन? कितनी देर से सेशन में हो? हाँ बस, तो फिर चुप ही रहो, 20 मिनट से हो तो बिल्कुल चुप रहो, कुछ मत बोलो। फिर 1 घंटे 40 मिनट के सेशन में आप 20 मिनट में आए और आप बैठ के बात कर रहे हो, तो प्लीज कीप योर सेल्फ क्वाइट, ठीक है। क्वालिफिकेशन हो गई। क्वालिफिकेशन के बाद अगर आपका कोई एक्स्ट्रा करिकुलर है, आप स्कूल में कुछ पार्टिसिपेट किए हो, आप स्कूल में कुछ अचीव किए हो, पोस्ट होल्ड करी हो आपने, जिससे आपकी लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट स्किल दिखती हो, वो दिखाओ आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कुछ हॉबीज बतानी है, वैसे इसकी जरूरत है नहीं, और भूल कर भी हॉबीज में ये मत लिखना वॉचिंग टीवी, सर्फिंग द इंटरनेट। Watching TV or surfing the internet is not a hobby, it's a need nowadays. Surfing the internet is a need, okay? अब अगर आपने हॉबी में लिख दिया मेकिंग इंस्टाग्राम रील्स, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तुम्हारी, क्योंकि उसको पता है बीच बीच में टाइम निकाल के रील बनाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। जो रेलेवेंट हॉबीज होती है, जो प्रोफेशनल हॉबीज होती है वो, हाँ। और नीचे कभी भी कोई डिक्लेरेशन नहीं देगा,
I hereby certify that the above statement is true and fair to the best of my knowledge and belief. कोई declaration नहीं लिखेगा, ये कोई certificate नहीं है, ये CV है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपका इसका CV का एक टेम्पलेट है, एक दो टेम्पलेट। अच्छा ये मैंने एक बताया ऐसा वाला, आप ऐसा भी बना सकते हो। देखो कई बच्चों का CV ऐसा मिलेगा आपको, यूं ऊपर ऐसा हेडिंग रहेगी, इधर नेम आएगा और फिर ईमेल एंड मोबाइल। हाँ कृष्णा, आप फोटो लगा सकते हो, फोटो लगाना भी चाहिए। फोटो लगाने के पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना है कि आपको सामने वाले को पता है कि वो किससे बात कर रहा है। और खासकर जब आप वर्चुअल या ईमेल इंटरव्यूज या जूम या ऑनलाइन इंटरव्यूज देते हो तो आपका फोटो लगे होने से पता चलता है कि जिसने फोटो लगा के भेजा है वही बंदा इंटरव्यू दे रहा है। इंदौर की फर्म्स में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यस अनुभव, यू कैन यूज दैट। इंदौर में आपको मैं सजेस्ट करूंगा वो आप क्या करो इंदौर में, यू कैन टेक अप एनवेलप, अपना CV प्रिंट करो। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट इज ओके, कलर्ड प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट है तो भी चलेगा। CV लो और उसको एक एनवेलप में डालो व्हाइट कलर के, और उस एनवेलप में ऊपर लिखो फॉर एग्जाम्पल CV ऑफ कृष्णा इडनानी फॉर आर्टिकलशिप, ऐसा CV मतलब वो एनवेलप के ऊपर लिखो और वो जाके दो। बच्चे क्या करते, 4-5 प्रिंट उठा लेते और प्रिंट जाके यूं ऐसे देते पन्नों की तरह, वो नहीं करना है आपको। आप कोई पैम्पलेट थोड़ी ना बांट रहे हो बेटा। CV ऑफ कृष्णा इडनानी ऐसा प्रॉपर एनवेलप पे, एनवेलप लो, उत्तर सब जगह दो, और जिस जिस जगह आप जा रहे हो CV देने वहां का कॉन्टैक्ट नंबर लो, वहां का ईमेल ID लो, ताकि पहले दिन जब उन्होंने आपका CV रख लिया बोले हम आपको बताते हैं, तो आपको 3 दिन बाद फोन करने के लिए रखना चाहिए, बराबर। यू नीड टू हैव द फोन नंबर एंड द पर्सन जिसको आपने CV हैंड ओवर किया। सो व्हेन यू हैंड ओवर द CV, आपका नाम क्या है भैया दीदी, आपका नाम क्या है सर मैडम, मैं फॉलो अप कर लूंगा 2-4 दिन बाद, ऐसा। CV के साथ कोई अटैचमेंट नहीं लगती ऋतुजा, हम मान के चलते कि जो CV में लिखा है वो व्यवस्थित और सही है। उनको जरूरत पड़ेगी तब वो आपसे आपकी मार्कशीट्स मांगेंगे। CV के साथ 5 मार्कशीट 6 सर्टिफिकेट लगा के देने की कोई जरूरत नहीं होती। बोलो साहब, हैव आई डन जस्टिस? क्या बात है, आज तो कुछ छोड़ के ही नहीं गया यार। So you will now not be more convinced but you will be more confused now. सर आपने और हमारी परेशानी बढ़ा दी सर, इतना डिटेल दे दिया कि अब हम और कंफ्यूज हो गए। बोलो यस सर। एक मिनट, हर्षिल इंदौर में फर्म्स को कैसे अप्रोच करें, ये मैंने आपको इंदौर के फर्म्स के नाम भी लिखवाए, और अभी मैंने यही बोला आपको कि इंदौर में जा रहे हो तो फिजिकली जाओ मिलने। आप सब लोग एक अच्छा ना CV की मेल डालते हो ना, तुमसे पता क्या करते हो, CV PFA और CV की जो तुम्हारी फाइल है ना वो PDF ही रखो। PDF सब फोन्स में खुलता है, सब कंप्यूटर्स पे खुलता है, और CV की जो फाइल का नेम है वो ऐसा नहीं होता CV1 CV फाइनल, ऐसा नहीं होता वो। अगर मेरा CV है तो CV दीपक मूलचंदानी, ऐसा पूरा फाइल नेम भी प्रॉपर होना चाहिए, ताकि कल को फाइल उठा के देखे तो देखे हाँ ये ऑर्गेनाइज्ड फाइल आई है, इसको बंदे को पता है कि अपनी फाइल का नाम भी करना, नहीं तो बच्चे लिखते CV001 CV005। और एक और बड़ी गलती, बच्चे जब ईमेल करते हैं तो एक ईमेल किसी एक फर्म A को किया, वही वाला ईमेल फॉरवर्ड कर देते फर्म B को, तो B वाले को पता चल जाता है इसने A में भी अप्लाई किया है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हेलो, एनीबॉडी, यस और नो? So Yes, sir. you're supposed to write a draft a new email for all of them, ताकि आपको जब रिस्पॉन्स आए तो पता चले किससे कहाँ रिस्पॉन्स आ रहा है। बोलो साहब, यहां तक क्लियर? Yes, sir. क्या मैं आज की सभा समाप्त कर सकता हूं? सर। जी सर जैसे बिग फोर में इंटरव्यूज देने के लिए लोग ये ट्रिक्स बताते हैं कि फर्स्ट वी शुड गो टू सम स्मॉलर फर्म्स और मिड साइज फर्म्स एंड वहां पे जाके हम इंटरव्यू दे, चाहे हमें वहां पे सेलेक्ट नहीं हो रहा हो, so that will act as a mock interview. So should we do this? if you think it will help you can do that, but it won't help actually, बहुत ज्यादा उसका कुछ फायदा होता नहीं है। आप करके देख लो, ये सब जो सो कॉल्ड हैक्स है ना, ये सब किसी काम के नहीं है।
आपको लगता है तो कर लो बेटा, तो मना नहीं है, बट डजेंट हेल्प मच। उसमें होता क्या है, फिर आप है ना टैग हो जाते हो 2-3 फर्म्स के सामने कि आया और बेवकूफ बना के चला गया हमको। वो यस सर। वो भी तो चैलेंज आता है बच्चों, ये भी तो सोचो। ओके सर। ठीक है। सर हाँ बेटा, लास्ट क्वेश्चन फॉर सर द डे। जैसे हम कुछ फॉर्म्स में सिलेक्ट हो गए हैं बट हमें कोई एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे ना, तो रिजेक्ट करने के लिए भी हमें कुछ प्रॉपर फॉर्मेट में मेल करना पड़ेगा ना? हाँ, आप इनको अगर आप जैसे जैसे आपको 3 में सिलेक्शन हो गया, ज्वाइन तो एक ही जगह करोगे आप, यस तो सर। बाकी 2 को मना कैसे करें, ये पूछना चाहते हो? यस सर। हाँ, तो आप उसको लिखो कि सर थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, बट आई हैव गॉट opportunities at another firm which is better aligned to my goals and future prospects. Thank you very much for the opportunity, and if you wish I can recommend my friends to join here and share the vacancy with them. अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको आर्टिकलशिप नहीं मिल रही और आपको उनको दिलवानी है तो, नहीं तो ये समाज सेवा आखिरी में जबरदस्ती मत बताना उनको, ओके सर, थैंक यू। है ना? सर यस आस्था। मेरे को एक स्मॉलर फॉर्म से ऑफर आया था, तो मुझे वहां से नहीं करना है, आई नो दैट। अभी मेरे पास दूसरी वाली भी नहीं है, बट आई डोंट वांट टू गो टू लाइक पुणे एंड मुंबई फॉर दैट काइंड ऑफ फॉर्म। तो उनको मैं क्या बोल सकती हूँ? बोलना सर आई वुड नॉट बी, आपने अप्लाई किया था वहां पे? यस सर। हाँ, तो आप उनको मना करो फिर बेटा कि सर आई विल नॉट बी एबल टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी फर्दर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द चांस बट आई विल नॉट बी एबल टू टेक दिस फर्दर, खत्म। ओके सर। देखो, आपने को रास्ता ऐसा रखना है कि हमेशा कभी वापस भी जाना पड़े ना तो दरवाजे खुले रहें। बिना जवाब दिए बिना रिप्लाई करे चलाओगे ना तो खेल खराब हो जाता है। ठीक है प्रज्ञा, मैंने लाइन बता, बहुत सारे नाम नोट करा दिए प्रज्ञा, अब आप क्या बोल रहे हो? बेस्ट मिड साइज क्या होता है ये? एक तो आप सब बच्चों की जो मिड साइज और लार्ज की डेफिनेशन है ना वही अलग अलग रहती है, और एक तो आप बच्चे एक गलत शब्द यूज करते हो मीडियोकर। मीडियोकर इज अ बैड वर्ड, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। मिड साइज इज इवन फाइन, मीडियोकर मत यूज करा करो वर्ड। ऑल द फर्म्स आर गुड प्रज्ञा, मैंने बोला ना हर जगह जाके क्वेश्चंस पूछो आप लोग, इफ यू आस्क द क्वेश्चंस यू गेट द आंसर्स, यू मैच इट। आपके पास ऐसा होगा कि अभी आप जितने भी बच्चे हो आपके पास मल्टीपल आर्टिकल से वैकेंसीज आएंगी, आप ध्यान से जो उनसे सुन के आ रहे हो ना उसको याद कर रखना, नोट डाउन करके रखना। कंपेयर करना आसान होता है कि फर्म ए ने ये बोला, बी ने ये बोला, सी ने ये बोला, फिर एबीसी में से तुम अपनी चॉइस करो कि मैं ए जा रहा हूँ, बी जा रहा हूँ या सी जा रहा हूँ। सर जैसे कोई फर्म का मेल आता है कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया, तो उनको फिर रिप्लाई भी कैसे देना चाहिए? तो आपको ज्वाइन करना है नहीं हाँ, करना है? मेल करना है। नहीं, ज्वाइन करना है या नहीं करना है ये बताओ। ज्वाइन करना हो तो हाँ, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू एक्सेप्ट दिस अपॉइंटमेंट सर, प्लीज लेट मी नो द फॉर्मेलिटीज एंड द ज्वाइनिंग डेट सो दैट वी कैन टेक थिंग्स फॉरवर्ड। ओके सर, थैंक यू सर। चलो आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन। अरे सौम्या चल जल्दी पूछ ले चल। सर एक जैसे हम मेल करते हैं तो आफ्टर हाउ मेनी डेज और हाउ मेनी फॉलोअर्स शुड वी हैव? देखो किसी भी बड़ी फर्म में आप फ्राइडे को मेल करोगे तो वो मेल देखेगा ही मंडे शाम को, ये बता देता हूं मैं। बड़ी फर्म सैटरडे संडे काम नहीं करती, तो आप क्या करते हो फ्राइडे इवनिंग मेल करते हो और सैटरडे मॉर्निंग एक्सपेक्टेशन रखते हो, वो तो बिल्कुल गलत है। तो फ्राइडे शाम को तो मेल करना नहीं। पहली बात, जीमेल में एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है शेड्यूल ईमेल, कभी देखा है, यूज किया है उसको? हाँ सर हाँ। उसको जब आप सेंड बटन दबाने के रहते हो ना, सेंड में ही नीचे एक ऑप्शन आता है आजकल शेड्यूल ईमेल, तो आप शेड्यूल करो मंडे 10:45 AM, ताकि मंडे को सामने सामने उसकी स्क्रीन पे आपका मेल जाएगा, तो वो सामने वाले को लगता है इमीडिएटली रिस्पॉन्स भी दे देगा वो। पर आप फ्राइडे को दोगे तो फ्राइडे सैटरडे संडे के मेल्स में वो पूरी लाइन में नीचे होता है। जैसे अपने को होता है ना, कोई चैट पे अपने को कोई चैट भेजे और अपन 2 दिन बाद व्हाट्सएप खोलें, तो होता क्या है, वो चैट दिखती है नीचे ही दब जाती है। नीचे ही दब जाती है सर। एग्जैक्टली वही होता है मेल के साथ भी। तो इसलिए कोशिश करके प्राइम वर्किंग आवर्स में भेजो ताकि सामने वाले की स्क्रीन पे दिखे तो हाथों हाथ रिस्पॉन्ड करे वो, और जनरली 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। ओके सर, 3 से 4 वर्किंग डेज। हाँ अगेन सर एक क्वेश्चन है लास्ट। बस सर यार। अगर मैंने अगर कहीं पे इंटरव्यू दिया है और उन्होंने एकदम प्रॉपर डेट बताई है कि मैं इस डेट को बता दूंगा कि क्या है रिजल्ट, हाँ तो सर रिमाइंडर डालना चाहिए बीच
जब डेट, अगर जैसे आज 15 तारीख है, उसने आपका इंटरव्यू आज लिया और बोला मैं 20 तारीख को बताऊंगा, नहीं सर, उन्होंने 28 समथिंग बोला है। हाँ तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा मैं, अगर 15 को इंटरव्यू लिया और उन्होंने बोला मैं 25 को आपको बताऊंगा, तो आपको 25 तक वेट ही करना पड़ेगा। तब तक उससे पहले देखो, वो भी स्मार्ट है ना, तुम 4 जगह जा रहे हो, वो भी 4 जगह से लोगों के इंटरव्यू लेगा, 4 8 10 और बच्चों के इंटरव्यू लेगा वो, और फिर वो रिमाइंडर वाला मेल डालने की नीड नहीं है। तो जरूरत नहीं। अगर डेट पता है 25 उसने बोल दी है, 25 या 28, तो तब तक तो वेट ही करना पड़ेगा। ठीक है सर। बस भाई घर जाना है। चल लास्ट क्वेश्चन आरती, जल्दी बता। अरे सर, ऐसे होता है कि मेरे साथ मुझे कोई भी कॉल आता है, बोलते हैं कि कल आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू है या फिर समथिंग, और फिर उसके बाद मैं जूम मीटिंग ज्वाइन करती हूँ, कोई होता ही नहीं है वहाँ पे, मतलब 3-4 बार ऐसे हो गया। कौन सी ऐसी फॉर्म्स हैं यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए उन लोगों को। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए उनको। आपको फिर जिसने आपको बोला था टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, उसको आप फॉलो अप करो और कॉल करो, बोलना भैया क्या हुआ, मैं तो इंटरव्यू के लिए वेट कर रही हूँ। और आपको जब इनवाइट लिंक जिसने भेजी है जूम की, उनको रिप्लाई करो, आई एम वेटिंग इन टू द वेटिंग रूम बट नॉट एबल टू गेट एनीबडी टू इंटरव्यू मी। ओके सर। सो दैट विल हेल्प। चलो तो बताओ अब, हाउ टू अप्लाई हो गया, वेयर टू अप्लाई हो गया, हाउ टू ड्राफ्ट अ सीवी हो गया, व्हाट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड हो गया, विच सिटी इज बेटर हो गया, हाउ टू अप्रोच फॉर आर्टिकलशिप भी हो गया, डिपार्टमेंट की भी बात हो गई, प्लानिंग ऑफ सीए फाइनल स्टडीज हो गया भैया। यस सर। वेरी गुड। तो अब एक छोटा सा आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे मेरी तरफ से रेगुलर चैट और सपोर्ट रहेगा। मैं थोड़ी थोड़ी चीजें डालता रहूंगा उसमें, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो वो सब मैं उधर टेलीग्राम सपोर्ट करता रहूंगा आपको, ठीक है। एंड शेयर दैट टेलीग्राम ग्रुप लिंक विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो हु वांट टू ज्वाइन इन। ओके, थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।